चले सर इब्तिदा करेंगे और सबसे पहले थोड़ी सी अच्छी बातें, थोड़ी सी फिर जो है खतरनाक सी भी बातें, और मेन आएंगे सर डायग्नोसिस पे कि क्यों बच्चा जो है इन पेपर्स में स्ट्रगल कर रहा है, क्या मसला हो रहा है। FAR2 का थर्ड वर्स्ट रिजल्ट था जी। बेटा बोलो। ताहिर देगा, नहीं है उसको अभी। सर FAR2 का ये थर्ड, मतलब देखा जाए सबसे बुरा रिजल्ट किसका आया? सबसे बुरा रिजल्ट था सर FAR कंपनी लॉ का, फिर आया FAR और फिर आया FAR। सर FAR2 जो है पेपर टेक्निकल था। IFRS 15 के अंदर ही सिर्फ उसने 3 कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए थे IFRS 15 की, और एक चौथा एथिक्स भी। ऑनलाइन वाली आवाम को बिल्कुल आवाज आ रही है? सभी तो सर ऑनलाइन है। कहाँ हो भाई? मतलब ये देखे सर, एक खैर है वो वक्त दूर नहीं जब हमारे बच्चे जो है हम सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। आ जाएं सर, क्योंकि सर जो है चले तो माशाल्लाह सेंचुरी के करीब है सर वहां पर। लेकिन जो है अब हम आएंगे सर, बातें करेंगे कि बच्चा क्यों फेल होता है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, किस तरीके से पासिंग मार्क्स अप्रोच लगाएं, स्मार्ट स्टडी पे आए। सबसे पहले तो सर इस चीज को याद रखें कि ICAP किसी को भी जानबूझ के फेल नहीं करता। मेरा मानना है जो बच्चा फेल होता है उसमें से 50% बच्चा फेल होता है पेपर से एक दिन पहले या पेपर के 3 घंटों में पैनिक होकर। सही है सर? जो पैनिक नहीं होता वो पास हो जाता है। तो सर ये बच्चा पैनिक क्यों होता है, क्या होता है, उस सब के ऊपर आऊंगा। सबसे पहले कुछ कंफ्यूजन दूर करूं। जिन बच्चों की मार्च 22 कैफ की पहली अटेम्प्ट थी वो ग्रुप बी के अभी पेपर नहीं दे सकते। जिनकी मार्च 22 कैफ की पहली अटेम्प्ट नहीं थी वो ग्रुप बी के पेपर दे सकते हैं। इस अटेम्प्ट में उनको ICAP ने अलाउ किया हुआ है और उम्मीद है कि अगली अटेम्प्ट्स में भी अलाउ करेगा। सर फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात की तरफ आऊंगा कि सर बच्चा पेपर में क्यों फेल हो जाता है, क्या रीजंस होते हैं, क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ अच्छी बातें। सर देखें इस फील्ड में से आपको भागना नहीं है। क्यों भागना नहीं है? क्योंकि हम जब माशाल्लाह अभी बैठे हुए हैं और हम जब डिमांड को एनालाइज कर रहे हैं और डिमांड को देख रहे हैं तो सर हमें बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे जितने भी दोस्त बाहर हैं वो सब मांग रहे हैं। अब US की सिर्फ मैं बात करूं, PwC KPMG हायरिंग कर रहे थे। अब US में BDO ने भी कहा है कि हमें पाकिस्तानी CA के बच्चे चाहिए। तो सर US में एक हवा चल पड़ी है कि भाई बच्चा चाहिए तो कौन सा चाहिए, और KPMG और PwC तो कह रहे हैं हमें चाहिए ही CA का। ACCA भी वो CA वालों को ही कर रहे हैं, वो प्रेफर ही CA वालों को कर रहे हैं। क्योंकि सर वहां पर जो अभी लॉट गई हुई है उन्होंने अपने आप को माशाल्लाह साबित किया है, काबिल हैं वो इस बात को साबित किया। तो इसका मतलब ये है कि सर एक चीज तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर ये है कि पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड बड़ी जो है CAs की राइजिंग पे। अगर आप क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड CA की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बात मैं आपको हल्फियन कह सकता हूँ कि क्वालिफाइड CA है अगर, और वो 40 के अंडर है, तो इस वक्त वो बेरोजगार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो सकता। सही है सर? बहुत जो अगर बच्चे में बहुत ज़्यादा स्पार्क के शार्प बच्चा है तो उसको 3-4 ऑफर्स नॉर्मल, एक दो बाहर की और एक यहाँ की अवेलेबल है। इस वक्त इतनी अच्छी मार्केट है और शायद ये वाइड प्रोफेशन है जिसकी मार्केट इस वक्त इतनी अच्छी है। अब आता हूँ सर रीजंस फॉर फेलियर में। सबसे जो ज़्यादा मैं बात करूँगा इस दफ़ा वो बच्चा होता है टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट। सर बहुत सारा बच्चा स्पेशली जब वो FAR2 पे आता है तो वो तैयारी तो बहुत अच्छी करता है, फिर इसी से हम लिंक करेंगे पासिंग मार्क्स अप्रोच को। टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट सर उसको नहीं आ रही होती, उससे चीजें संभलती नहीं हैं और वो फेल होती है। सर कितने लोग हैं जिनका पिछली अटेम्प्ट में पेपर जिन्होंने दिया था और उनका पिछली अटेम्प्ट में जो है पेपर छूटा था तकरीबन 10 नंबर या उससे ज्यादा का, बगैर डरे और घबराए।
बताएं कि सर 10 नंबर से ज़्यादा का अगर आपका पेपर छोटा है। सही है सर। FAR2 FAR1 कोई भी आपका पेपर छोटा हो। सर कितने लोग हैं जिनको पेपर में ये अंदाजा हुआ था कि यार ये सवाल गलत उठा लिया और जो है पहले कोई और सवाल उठाता था, एक सवाल उन्होंने एंड में उठाया और उनको पेपर करते हुए फीलिंग आई कि यार ये सवाल पहले उठाना चाहिए था। कोई है ऐसा जिसको ये हुआ कि नहीं यार ये सवाल एंड में उठाया, ये पहले उठाना चाहिए था? पिछले पेपर की जिन्होंने पिछला FAR2 का पेपर दिया उनसे मैं अगर थोड़ी सी उनकी बात बताऊं, सर पिछले पेपर में MCQ और IFRIC 1 आपको सेक्शन ए में से पहले उठाना चाहिए था और उसके बाद आपको जो है सेक्शन बी के सवालों की तरफ या IS 38 वगैरह आपको करना चाहिए था। तो सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें क्लास में आपको सिखाना है कि किस तरीके से आप लोगों ने इन चीजों को टैकल करना है पेपर में। अब सर आऊंगा टाइम मैनेजमेंट एक इशू है, इसको हम कैसे कैटर करेंगे इस दफा। FAR2 के जो बच्चे क्विज अब देंगे ना इंशाल्लाह, तो हम उन क्विजेस को आपको चेक करा के, मिड टर्म तो आपको पता है लास्ट टाइम जिन्होंने FAR1 दिया था और FAR2 मिड टर्म तो लास्ट टाइम भी चेक हुए थे, बट इस मर्तबा सिर्फ मिड टर्म नहीं सर, इस मर्तबा हम आपका क्विजेस भी चेक करेंगे और क्विजेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी कि आपको टाइम लिखना होगा। अब सर आप क्विज जब देंगे ना टाइम पे, तो आपकी जो टाइम वाली चीजें हैं ना ये इंशाल्लाह आपकी कवर हो जाएंगी, केटर हो जाएंगी क्विज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइम वाली। सर प्रेशर मैनेजमेंट कैसे होती है और यहां पर आएगी पासिंग मार्क्स अप्रोच। सर हमारा बहुत सारा बच्चा एक बात अभी से सुन ले, नहीं वो भी वो इन्होंने शायद इसी में डाल दिया, तेज आदमी है ये आदमी, चलो कोई नहीं। सर अब सुनिएगा, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रेशर मैनेजमेंट। कितने लोग हैं ईमानदारी से बताएं जिनको पेपर से एक दिन पहले जिनकी ये फीलिंग होती है कि पेपर छोड़ दूं, तो कभी आता है ख्याल एक आध किसी भी पेपर में? कितने लोग हैं सर जिनको, ये तो खैर एक तरह का प्रेशर है, अभी मैं आपको बताऊं ये तो जिंदगी आपकी शुरू हुई है। मेरी एक स्टूडेंट PWC में उस दिन कह रही है सर कभी कभी आपको पता है मैं ऑफिस जाते हुए ये दुआ कर रही होती हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं जो है 10-15 दिन के लिए मेरी क्या हो जाए, छुट्टी हो जाए। सही है सर, 10-15 दिन के लिए, ताहिर इधर भी आ जाने, 10-15 दिन के लिए मेरी क्या हो जाए, छुट्टी हो जाए। ये प्रेशर भी होता है अक्सर इस फील्ड में, आपको प्रेशर मैनेज करना है। अच्छा प्रेशर आप क्यों मैनेज नहीं कर पाते, इसमें सबसे बड़ा कसूर शायद हम टीचर्स का होता है। हम आपको ये नहीं सिखाते कि भाई पेपर में मुश्किलात आएंगी, पेपर में मुश्किलात आएंगी, मुश्किल सवाल। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप पासिंग मार्क्स अप्रोच बताएं। मैं कहता हूँ पासिंग मार्क्स अप्रोच बताने से ज़्यादा 6 महीने में आपको सिखाई जाएगी। सही है सर, सब कुछ देख रख ले ताकि फिर तुम लोग बाद में तंग ना करो, हम लोग फ्लो में जाए। हमने कहा पासिंग मार्क्स अप्रोच आपको 6 महीने में सिखाई जाएगी। पासिंग मार्क्स अप्रोच, अब पासिंग मार्क्स अप्रोच क्या होता है एग्जांपल से मैं आपको बात समझाऊंगा। पासिंग मार्क्स अप्रोच होती है बेसिकली किस टॉपिक में कौन सी चीज आसानी से कर जो है आप निकाल सकते हैं मार्क्स। अभी आपको सवालों में सिखाया जाएगा कि अगर एरर वाला सवाल आ रहा है तो उसमें ये चीज जो है इसको तुम पहले कर लेना। सवाल को शुरू कैसे करना है ये पासिंग मार्क्स अप्रोच में है। हर टॉपिक में कौन सी चीज के मार्क्स फ्री के छुपे हुए हैं ये पासिंग मार्क्स अप्रोच है सर, कि आपको सिखाना कि इजी मार्क्स उठाएं और आगे। ये पासिंग मार्क्स अप्रोच है कि आपको सिखाएं भाई कौन सा सवाल पहले करना है कौन सा नहीं। पिछली अटेम्प्ट में मैं कह के बच्चों को थक गया था कि कंसोलिडेशन शुरू में नहीं उठाना, फंस सकते हो। पिछली अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों ने ये गलतियां की। कंसोलिडेशन का सवाल देखा, देखने में लगा बहुत आसान है, शुरू में उठाया। सर आसान भी होता है ना तो आपका टाइम पी जाता है। शुरू में आपने क्या करना होता है सर, छोटे सवालात। पासिंग मार्क्स अप्रोच का तकाजा है कि मैं आपको सिखाऊं कि भाई ये 6 सवाल चीजें हैं ना सवाल में, इन 6 नंबरों के मार्क्स होंगे तो ये 3 चीजों के मार्क्स आराम से उठा के पासिंग मार्क्स ले सकता है। एक चीज। दूसरी चीज सर होती है जिसमें बच्चा फेल होता है और वो फेल होता है स्टडी टेक्स्ट की इग्नोरेंस से। पिछली दफा मैंने बहुत सारी अजीम हस्तियों को जिनके अंदर थी मस्तियां,
उनको मैंने बताया था कि बेटा स्टडी टेक्स्ट में फाइनल अकाउंट्स के डिस्क्लोजर कौन से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली एक बात मैं आपको आज एक बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया बता रहा हूं कि अगर कोई टीचर आपको कहे कि भैया स्टडी टेक्स्ट को नहीं देखना, मेरे नोट मेरी बुक काफी है, तो मैं आपको हल्फियन ये बात कह रहा हूं, वो टीचर की बात आपने नहीं सुननी। सर स्टडी टेक्स्ट पिछली अटेम्प्ट में लोन का जो अभी एक जो डिस्क्लोजर का सवाल आया था जिन बच्चों ने दिया 7 नंबर का, मैंने स्टडी टेक्स्ट जब हम रीडिंग करते हैं उसमें मार्क एज इंपॉर्टेंट कराया था कि बेटा ये नोट देख के जाना, वो डिस्क्लोजर आ गया। टीचर्स देते ही नहीं सर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे टीचर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, ग्रेड बच्चों को नहीं दिखाते। सर अब जो बच्चों को अगर ग्रेड हम नहीं दिखाए ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। क्यों मसला है? बच्चे को पता ही नहीं चला कि फाइनल अकाउंट्स एक लाजमी पार्ट हो गया। इस अटेम्प्ट से कंसोलिडेशन और फाइनल अकाउंट्स पेपर में दोनों लाजमी थे, पिछले अटेम्प्ट से, अब आगे भी ऐसा ही होगा। तो डिस्क्लोजर वाली चीज फाइनल अकाउंट्स के उससे आगे, स्टडी टेक्स्ट आप रीड नहीं करते, टीचर्स फाइनल अकाउंट्स कराते ही नहीं है। सर इन चीजों के ऊपर अगर आपने फोकस नहीं किया तो मेरा बच्चा गलती। दूसरी चीज स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या होती है? ग्रिड। बहुत सारा बच्चा, ऑनलाइन वालों से ये मेरा खास करके सवाल है, ऑनलाइन वाले बच्चों मुझे बताएं कि भाई जो है कितने लोग हैं ऐसे जो ग्रेड देख के गए थे पिछली अटेम्प्ट में FAR2 वाली, FAR2 की ग्रेड देख के गए थे पिछली अटेम्प्ट जिन्होंने दिए। देखिए सर नहीं देखिए। अब सर ये चीजें आपको देखनी है, टीचर बताए ना बताए, आपको मेरा बच्चा फर्ज है कि आप FAR2 की ग्रेड देख के जाएं। सर मेरे पे क्यों फर्ज है ये सब चीजें? ये चीजें इसलिए फर्ज हैं ताकि आपको अंदाजा हो कौन सी चीज कितने मार्क्स की आएगी। स्मार्ट स्टडी, आज मैं आपको स्मार्ट स्टडी के लिहाज से बता दूं 3 टॉपिक में, आपको 4 टॉपिक बता दूंगा, और आज की क्लास में मुझसे लिख लें कि ये 4 टॉपिक अब आने वाली हर अटेम्प्ट में मिनिमम 45 मैक्सिमम 55 मार्क्स के पेपर में होंगे। अब ये स्मार्ट स्टडी से मैं आपको बता सकता हूं क्या। स्मार्ट स्टडी ये होती है कि मैं आपको बता दूं कि बेटा IFRS 8 में अब तक उसने इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो था एग्रीगेशन क्राइटेरिया उसको टेस्ट नहीं किया, तो आपको पता हो ये चीज आएगी। मैं आपको बताऊं रिन्यूअल कॉन्सेप्ट उसका फेवरेट है IS 38 में, वो पूछेगा। सर ये चीजें आपको मुझे सिखानी है, हम इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी, कि आपको पता हो किस चीज पे, किस एरिया पे कितना फोकस। दूसरी चीज खुदारा जो ऑनलाइन वाला है, फिजिकल वाला है, सब सर क्विज़ेस को सीरियसली दें। मैं आपको बता दूं सर, अभी भी जब हम क्विज लेते हैं ना पिछले अटेम्प्ट्स तक में भी, तो क्विज़ेस के अंदर जो मेजॉरिटी होती है ना वो रिफ्रेशर वाले बच्चों की होती है। रेगुलर वाला बच्चा कहता है क्विज देना ही नहीं है, डिले करते हैं चीजों को आप लोग। और सर फिर जब रिजल्ट आता है ना तो बच्चा कहता है सर ये क्या हुआ, क्विज नहीं देंगे, क्लास सर ने शुरू कर दी, बाप टाइम हो गया, देर से मैं आऊंगा, सर ये सब चीजें मुझे मसाइल होंगे। तो सर स्मार्ट स्टडी और इंशाल्लाह पासिंग मार्क्स अप्रोच से हम हो जाएंगे पास। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अब ये थोड़ी सी, एक तो अच्छी बात बताई कि स्कोप बहुत है। FAR2 प्रैक्टिकल कोई भी पेपर है, इंशाल्लाह पासिंग मार्क्स अप्रोच से पास हो जाओगे। FAR1 में भी बहुत सारे बच्चों ने पासिंग मार्क्स अप्रोच लगाई थी, पास हो गए। FAR2 के बारे में ICAP के एक बंदे का कहना था, मैं नाम नहीं कोट नहीं कर सकता, उसने कहा FAR2 अब हर आने वाली अटेम्प्ट के साथ टेक्निकल होता जाएगा। और वाकई में अगर मैं सिलेबस का जायजा लूँ ना, मेरा बच्चा उसने FAR2 के साथ गेम खेला, एक बहुत बड़ा टेक्निकल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चा फेल होता है, FAR2 में FAR1 वाले टॉपिक साथ साथ कवर नहीं करते जाता। IS 20 जगह जगह आएगा, IS 41 में भी IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट का इम्पैक्ट है। इसी तरीके से सर IS 38 में भी गवर्नमेंट ग्रांट का इम्पैक्ट है, वो नहीं करता। IS 21 डिफरेंट जगहों पे लिंक हो सकता है, हम उसका इम्पैक्ट नहीं देखते हैं। हर टॉपिक दूसरे से लिंक हो जाता है। और सर ये IFRS 15 के आने के बाद से चीजें और मुश्किल हुई हैं आपके लेवल पे, ये चीजों को। और अब एक और बहुत बुरी न्यूज यूं समझ लें, पिछली अटेम्प्ट, ये बात भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती कि जब भी कोई नया टॉपिक सिलेबस में आता है, पहली अटेम्प्ट में 8 मार्क्स का ICAP कहता है पूछूंगा। वो पहली अटेम्प्ट पिछली दफा IFRS 15 की हो गई, इस मर्तबा तुम्हारे लेवल पर IFRS 15 20 नंबर का भी आ सकता है। IFRS 15, और सिर्फ यही नहीं, पिछली अटेम्प्ट में आप लोगों में से मेजॉरिटी ने शायद, जिन्होंने पिछली अटेम्प्ट दी थी, EPS नहीं पढ़ा, उन्होंने IS 8 नहीं पढ़ा था। IS 8 शायद पढ़ लिया हो जो FAR2,
इस मर्तबा दोनों FAR2 में भी एग्जामिनेबल हो गए। अब अर्निंग्स पर शेयर चले, आइए सेट तो कहीं ना कहीं हमने बच्चों को एरर्स के सवाल करवा दिए ना, एरर्स के सवाल किए थे, लेकिन सर उसमें पॉलिसी वाली चीजें नहीं की थी, अब वो भी आ गई हैं। और सर EPS ऑल टुगेदर नया टॉपिक है, सही, जो कि अगर आपने पिछले अटेम्प्ट में FAR1 नहीं पढ़ा तो आपको EPS का अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन अब वो भी पेपर में वो चीजें भी इंशाल्लाह आपको करवानी, क्योंकि उसके ऊपर 8 नंबर तक का सवाल आ चुका है, आ सकते हैं। और ICAP के मैं आपको बता दूं, शरारती इतना ही ये आदमी, EPS फाइनल अकाउंट्स के साथ भी आपको पता है आ सकता है। EPS सर और भी टॉपिक्स हैं जिनके साथ एक छोटा सा पार्ट डाल के उसने बना दिया। ये चीजें क्या चीज किसके साथ लिंक होगी ये भी मुझे ही आपको सिखाना है। बस एक रिक्वेस्ट है, क्विज़ेस एक दिन हम क्विज का रखेंगे और उस हम जो है उस एक दिन की में क्विज में आप सबने अटेंडेंस करवानी है, सही है। जो ऑनलाइन वालों की जो होंगे वो ऑनलाइन देंगे, जो फिजिकल और क्विजेस इंशाल्लाह चेक होके मिलेंगे। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, सबने टाइम भी लिखना होगा, किस टाइम में करना है ये सिखाना कि भैया वर्किंग छोटी कर दोगे, मेन चीज आंसर होती है, ये सब चीजें आपको क्विजेस में सर सीखनी है। यकीन माने सर, पासिंग मार्क्स सपोज जिसको लगाते हुए देखा ना उसका पेपर निकलते हुए देखा, ये बात मैं आपको बता दूं सर, ये चीज में बहुत मुश्किल से। और एक बात हमेशा मैं कहता हूं, अभी सब अपने पास नोट करेंगे, ऑटम उसका विंटर 18 CA फाइनल का FAR का अगर आप एग्जामिनर कमेंट जाके देखेंगे, ICAP की वेबसाइट पे है सर, उसमें बताया उसने क्या कहा है, उसमें उसने कहा है कि बेटा तेरी इतनी औकात, में थोड़े से अपने अल्फाज डाल रहा हूं, बट उसने जरा मौजेब अल्फाज में कहा है, मैं थोड़ा सा गैर मौजेब हो रहा हूं कि बेटा तेरी इतनी औकात नहीं कि तू सवाल में पूरे मार्क्स उठा सके, इसलिए जितना आ रहा है जो आ रहा है वो कर और आगे बढ़ जा। ये तुम्हारा एग्जामिनर कह रहा है, कसम से ये चीज मैंने उससे फिजिकली भी कहा है। मैं वो खड़े हुए थे साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने कहा सर ये देखा ना विंटर 18 में ICAP एग्जामिनर क्या कह रहा है, बोला भाई ICAP एग्जामिनर क्या, मैं कह रहा हूँ, सही है। उन्होंने कहा ये मैं कह रहा हूँ, और बोला वाकई में, बोला खुदारा। अब तुम में से सबने मेजॉरिटी, उन्होंने कॉस्टिंग की एग्जांपल दी, पता है उन्होंने क्या कहा, ये मैं आपको हल्फियन कह रहा हूँ सर। उन्होंने कहा कॉस्टिंग में अगर 6 साल की NPV बना मांग रहा हूं ना मैं कॉस्टिंग की, उन्होंने मैं उनके अल्फाज कोट अनकोट कर रहा हूं, और तुम्हारे बच्चे ने 5 साल की निकाल ली है, 1 साल की नहीं निकाली, खुदारा उसको बोलो आगे बढ़े। बाकी सवाल के उसने जो 5 साल की निकाल ली ना, उस सवाल में उसने पासिंग मार्क्स ले लिए। बोला बच्चा क्या करते हैं, एक सवाल में अटक के रह जाता है, एक सवाल में फंस के रह जाता है। कसम से सर, छोटी सी एग्जांपल से बात दूंगा, मेरा BFD का पेपर पहली अटेम्प्ट दी, सिर्फ 19 नंबर ऐसे आए जो मैंने सब रीडिंग टाइम में देखा, यार 19 नंबर का एक सवाल आया हुआ और मुझे इतना सा सवाल ना, मैंने कहा 2 मिनट में होगा, सारा 15 मिनट लगा लिए, सवाल ही नहीं हो रहा, उसमें एक चीज नहीं निकल रही। मैंने टाइम शुरू होने के बाद आधा घंटा और लगा दिया, नहीं हुआ। मुझे पता था एक छोटी सी चीज है, ये निकल जाएगा तो ये सवाल हो जाएगा, नहीं निकल के दी सर। यकीन माने वो 45 मिनट का जो मेरे ऊपर प्रेशर था ना, पूरे पेपर का कबाड़ा हुआ। 81 नंबर का मैंने पेपर, 19 नंबर छूटे, और यकीन था कि इंशाल्लाह फेल हूं, और फेल हुआ। 39 नंबर आए। अगली अटेम्प्ट कसम से हिस्ट्री की BFD की सबसे मुश्किल अटेम्प्ट, लेकिन एक चीज सीख चुका था, पासिंग मार्क्स अप्रोच। वहां से मैंने सीखी, मैंने कहा भाई सवाल कुछ भी नहीं आ रहा ना, जितना आ रहा है जो आ रहा है वो करना है। और ये चीजें आई कि अब मैंने प्रैक्टिस कर ली थी घर में कि भाई ये इस सवाल में अगर ये चीजें मांगता है ना तो ये 4 चीजें तो आराम से आ जाएंगी। इंपेयरमेंट की एग्जांपल जिन्होंने मेजॉरिटी ने पढ़ा हुआ है, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू तो आराम से आ जाएगी। वैल्यू न्यूज में इंपेयरमेंट मसला होता है ना, मैं कहा इनके तो मार्क्स उठाऊं, ये चीज मैंने वहां से सीखी। यकीन मानो पेपर देखे बाहर निकला, रिजल्ट भी उसका बुरा आया था, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश था कि सबकी वाट लगी पड़ी है, मेरी कम लगी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये बच्चे सारे घबरा गए, मुझे पता था यार मैं घबराया नहीं हूं। और मैंने जितना यकीन मानो उस पेपर में एक वक्त शुरू में, पता है मैंने क्या सोचा, कौन सा सवाल ऐसा है जो सबसे कम बुरा आता है उससे शुरू करो, अच्छा नहीं, फिर मैं उसके हिसाब से मैंने सवाल। लेकिन सर जब वो पेपर मैंने खत्म किया ना तो मुझे ये यकीन था कि मुश्किल पेपर है, मैंने पासिंग मार्क्स लगाए। बच्चा यहाँ पर सर मेरा बच्चा पैनिक हो जाता है, मेरे बच्चे को लगता है कि नहीं यार ये जो है ना, इस चीज पे इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, आप खुद देखेंगे। और मैं आपको मोटिवेशनल के लिए बात बताता हूँ सर, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक आध अटेम्प्ट में लैप्स आया, 2 अटेम्प्ट में लैप्स आया, लेकिन आज वो अच्छी जगहों पे माशाल्लाह बैठे हुए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सर क्वालिफाई माशाल्लाह हो गया। अभी कल एक स्टूडेंट आया हुआ था PWC खोबर में,
उसका FAR1 रुका हुआ था, मेरे पास आया था FAR2 के लिए, FAR1 भी। फिर उस टाइम पे पता है उसका क्या था, वो बच्चा शाइनिंग स्टार, उसका भाई माशाल्लाह ए लेवल्स का एक बड़ा नाम है, नाम नहीं बताऊंगा उसका, बड़ा नाम है। उसने कहा सर घर का प्रेशर में खुद एक बड़ा चीता बच्चा, FAR1 रुक गया अकाउंटिंग के जो मेरे ए लेवल्स के टीचर थे ना, उन्होंने फोन करके सुनाई है, क्या किया तूने। मेरा दिल हुआ कि मैं इस फील्ड को छोड़ के चले जाऊँ। सर अगर उस टाइम पे आप सहारा ना देते ना शायद मैं फील्ड, आज वो क्वालिफाइड है, PWC खुबड़ में है, और माशाल्लाह तकरीबन आप ये समझें महीने का पाकिस्तान का 6 लाख रुपए का वह पैकेज ले रहा है। सही है, मतलब साढ़े 24 साल का बच्चा होगा, 6 लाख का माशाल्लाह पैकेज जो है वो उठा रहा है। और कल मुझसे पूछने आया था कि सर मैं क्या करूं, यहीं पे रहूं या पैसे का अगर और दिल चाहे तो इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाऊं। सही है, तो सर दुनिया आपके लिए खुली हुई है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है कि भाई तू पास हो सकता है, तू इस तरीके से यहां से नंबर उठा सकता है। यकीन मानो अगर तुमने ये चीज सीख ली, मेरी गारंटी है इंशाल्लाह होगी। एक बहुत बच्चे के एक और सवाल में यहाँ पे थोड़े से और, सर वो इंडक्शन नहीं होती, यह आपकी सोच है। इस दफा अभी आप लोग हैं, आप लोग मेरी बात याद रख लें, अभी आने वाले कुछ दिनों में भी इंशाल्लाह आपको अंदाजा होगा, और पिछली अटेम्प्ट का भी पूछ लें लोगों से, KPMG ने वैसी बच्चा उठाया, जितने भी पुराने बच्चे जो कि 23, 24, 25, 26, 27 FTS वाले थे ना, उनको कैफ पास KPMG ने कॉल की, और बच्चे हारून जकरिया और डिफरेंट फॉर्म से उठ के मांगे। इस मर्तबा भी अब मैं आपको इसके पीछे भी थोड़ी सी साइंस और लॉजिक बता दूं। सर देखें कोविड हुआ ना, इससे पहले क्या होता था, कंपनियां बाहर से ऑडिट करने के लिए लोगों को भेजती थी, दुनिया भर से, सपोज करो सऊदीया, PWC सऊदीया में दुनिया भर से लोग ऑडिट करने आते थे, पाकिस्तान के भी जा रहे हैं, इंडिया के भी जा रहे हैं, ये वो। उनको अंदाजा हुआ कि यार ये जो है ना, लोग हम बुलाते थे, कोविड ने बता दिया कि यार इनको बुला के बेकार में खर्चा करना, सब कुछ करना, इनके मुल्क में बैठा के ऑडिट कर दो। पाकिस्तान में ऑडिट बहुत अच्छा होता है, यकीन मानो दुनिया भर में पेला जाता है, दुनिया भर में ऑडिट बहुत बुरे तरीके से पेला जाता है। मतलब क्लाइंट को सारी जो तुम पढ़ते हो, जिसने पढ़ा हुआ है ऑडिट, वर्किंग पेपर देते हो, क्लाइंट भर के देता है, आप अपना ठप्पा मारते हो, वर्क डन और टाटा बाय बाय। सही है, अभी मैं इंशाल्लाह और चीजें आया करूंगा। तो पाकिस्तान में ऑडिट बहुत अच्छा होता है, सारी फर्म्स करती हैं, दुनिया भर में इतना अच्छा। उन्होंने कहा हम बंदे को वहां पे बुला के ऑडिट करा रहे हैं, ये वो, भेजो काम पाकिस्तान को। कोविड में पता चल गया। अब सर यहां पर जब काम आना शुरू हुआ, तो एक तो फर्म आए जिन्होंने फाइनलिस्ट बच्चे उठाना शुरू किए, क्वालिफाइड, जिनके आर्टिकल्स खत्म से, EY का आपने नाम सुना, EY मीना, EY रैपिड। लेकिन सर उसके अलावा सर यहाँ पर जो बिग 4 के पार्टनर्स हैं ना, उनका दिमाग चला। उन्होंने कहा ये 14,700 में काम करने वाले बुरे तो ये भी नहीं है, ऑडिट तो ये भी निकाल सकते हैं। बोला इनको पकड़ो, बाहर की फर्म्स को कहते हैं हम तुम्हें बच्चे नहीं भेजेंगे, ना तुम दुनिया भर से बुलाना, तुम जो भी ऑडिट है ना हमें देना, हम इन बच्चों से कराएंगे। तो जब इन बच्चों से आप फर्म के लिए, आप समझें कि जो बड़ी फर्म है ना, उनके लिए आप लोग तो एक सोने की चिड़िया है। आपको 14,700 मिलेंगे, आप फर्म में बैठ के ऑडिट करेंगे, लेकिन फर्म उससे सामने सऊदीया से लेगी महीने में आपके 1 महीने के बदले में 2 लाख 2.5 लाख। तो फर्म का आप सोच रहे हैं कितना मार्जिन हो जाएगा इससे। तो इसलिए सर अभी फर्म्स वैसी हायरिंग करेंगी। एक आखिरी बात करूंगा, फिर टॉपिक की तरफ और ग्रिड की तरफ आऊंगा। हमारे एक टीचर है रिजवान मनाई साहब, CA फाइनल का लॉ पढ़ाते हैं, कंपनी लॉ, बहुत रिस्पेक्टेबल है। उन्होंने ना मुझे पिछले रमजानों में कहा था कि बेटा तू देखना, इस दिसंबर अपना क्या कहते हैं 21 में, क्वालिफाइड फ्रॉम बिग 4, बिग 6 तुम्हें नहीं मिलेगा जॉब के लिए। मैंने कहा सर कैसी बातें करना है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। बोला तू देखना, और वाकई में ऐसा हुआ सर, दिसंबर में क्वालिफाइड बंदे के लिए पीछे कंपनीज भाग रही थी, नहीं मिले, उन्होंने इसी से फिर उठाए। अब उन्होंने पेशेंट गोई की है कि बेटा ये अगले दिसंबर में तुम देखना, आपको फर्म्स को, तुम जो बिग 4 के अलावा जो फर्म्स है ना, उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा होगा। और आपको क्या लगता है KPMG पागल है? इस दफा, पिछली दफा उन्होंने 24 FTS से शुरू की थी अपनी हायरिंग, इस दफा 20 से शुरू कर रहे हैं। क्यों कर रहा है KPMG के पास बैंक्स आ गए, सूदीदार आ गए, उसमें ऑडिट स्टाफ ज्यादा चाहिए होता है। KPMG और PWC को समझ में आ गया बाहर का ऑडिट, तो इसको छोड़ देंगे, नहीं होगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले 6, 7, 8 महीने में जिस बच्चे ने पेपर निकाल लिया अगले 1 साल तक में, उसको इंशाल्लाह बहुत आराम से अच्छी फर्म में मिलेगा।
सही है सर। तो सर ये कुछ बातें थी, घबराए नहीं, एक आध रिजल्ट से कुछ नहीं होता। इंडस्ट्री भरी पड़ी है क्वालिफाइड लोगों से। आज मेरी एक अपने सीनियर से बात हुई, आपको पता है वो बंदा सीए में कोई उसको 14 साल में क्वालिफाई हुआ है, और उसके साथ के लोग मैं जानता हूं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो है ना वो नॉर्मल है, हमारी तरह छोटी मोटी फर्म के पार्टनर या कुछ। वो बंदा आज GSK यूरोप का डायरेक्टर है, और कितने साल में क्वालिफाई हुआ है? 13-14 तो होगा। सही है, मैंने उसको अभी कोशिश भी करूंगा, अलाइन भी करूंगा। वो इतना बड़ा आदमी हो गया, वो शायद नहीं आएगा। मैं बोलूंगा यार एक दफा आप आए और बच्चों से जो है ना जूम के थ्रू खिताब करें कि बताएं भाई कि ये जो है ना चीजें 14 साल में क्यों। सर उस बंदे को काम भी अच्छा आता था, भले क्वालिफाई लेट हुआ। नसीब भी एक चीज होती है। देखो एक सर खलील एक बात क्या करते थे, खलीलुल्लाह शेख, आप किसी की मेहनत से मुकाबला कर सकते हैं, आप किसी के नसीब से मुकाबला। सर आपको नहीं पता किसी के क्या अमाल हो, किसी के कभी कभी आपके अम्मा अब्बा ऐसे अमाल कर देते हैं जिसका फ्रूट आप लोगों को मिल रहा होता है। अम्मा अब्बा ने ऐसे काम किया, अब्बा की जिंदगी जो स्ट्रगल में गुजरी है, लेकिन बच्चा जो है नॉर्मल बच्चा, उसके पेपर निकलते जा रहे हैं, वो अब्बा के अच्छे काम थे। सही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पेपर लुक रहे तो तुम अब्बा को गलत नजरों से देखो। सही है, इसका मतलब ये नहीं है। सही है, अच्छे कामों का सिला मिलता है। ठीक है सर, तो टेंशन ना ले। तो अब सर हम आगे बढ़ेंगे। पता चला कि बच्चों ने अब्बा को पकड़ लिया कि अब्बा ये क्या सीन है। सही है भाई। बुक ताहिर जो है, ताहिर से आप सब राब्ता करें। जो बच्चे हैं, कुछ है इन्होंने जो है मेरे ख्याल में ताहिर ने जाना उसमें डाली है, नहीं डाली बुक की। क्लास के बाद आप लोग देख लीजिएगा, नहीं बनी अभी कितनी है, नई बुक मिल जाएगी इंशाल्लाह। बुक तो मेरे पार्ट पे जो डन है उसमें सारे टॉपिक्स हैं, सब कुछ है, सिवाय क्विजेस के। क्विजेस नहीं दिए मैंने, क्विजेस तो आपको दूंगा, नहीं तो आप लोग सीरियस तो जिंदगी में होते नहीं है। मिड इंशाल्लाह मई के एंड में। तो घबराए नहीं सर, आपके आगे पूरी जहां है, और आपने बस सर गलती को आइडेंटिटी, यकीन माने पासिंग मार्क्स अप्रोच सब सीख गए ना, जिंदगी भर दुआएं दोगे इंशाल्लाह, क्योंकि सर किसी भी पेपर में पासिंग मार्क्स अप्रोच आपको पार कराएगी। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हुए, अभी भी आपने कहा मैं मिड तो नहीं दूंगा, मैं तो चीता हूं और मैं तो ये हूं वो हूं और मैं मिड नहीं दूंगा, यकीन माने आप गए। मिड बहुत जरूरी है। सर एक चीज जो है आप सबके सामने आ रही है, बस 1 मिनट मुझे देंगे, मैं हम ग्रेड को एक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि हमारी सीमित सही हो जाए, फिर हम बढ़ जाएंगे आगे। राशिद, राशिद ताहिर को बोल तूने 1 पेज वाला हैंड आउट ईमेल नहीं किया ना। अबे ईमेल हमारी ईद होगी जब ताहिर सारे काम सही कर दे। 1 पेज वाला ईमेल हैंड आउट तूने ईमेल नहीं किया, ईमेल नहीं किया।
ये देखें, लोग कह रहे हैं कि सर अब पता चला डिफॉल्ट मेरे में नहीं अब्बा में। हाय, चले सर FAR2 की ग्रेड एक दफा हम देखेंगे अच्छे से, ताकि आप सब जो है जिनको हैंड आउट मिल चुका है वो भी, और जिन्हें नहीं मिला है वो जो है ग्रुप में वैसे हैंड आउट आ चुका है, वो आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह चीजें जो है आपके लिए आसान हो जाएंगी। सर ICAP एक चीज करता है जिसको अच्छा, सर एक और चीज पे आ जाऊं कि 5 पेपर दे सकते हैं। सर अभी एक बच्चे की इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, पिछले अटेम्प्ट में बहुत सारे जो बच्चे जिन्होंने था, बच्चा था हमारा, उसका नाम था विवियन जॉन, उसने 5 पेपर निकाले माशाल्लाह, 5 पेपर दिए। पाकिस्तान में 2 निकाले, उनमें से एक विवेन ने जो अभी 5 पेपर निकाले। बट विवेन वो बच्चा था जो कि बिल्कुल जो है ना आपकी तरह ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोशल नहीं था, सही है। तो अगर सर आप, मैं कहता हूँ 5, मैं रिकमेंड खास तौर पे इस बैच में नहीं करता हूँ, ईद भी है सब कुछ है, 5 है 3-2 पे जाओ, लेकिन अगर 4 हैं तो 4 पे जाओ। आपको नहीं पता कब छक्का आप लगा दो, क्योंकि सर वैसे भी ये चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल है। देखें पुराने बच्चों पे ग्रुपिंग वाली चीज एप्लीकेबल नहीं है ये भी, लेकिन ये चीज आप पे एप्लीकेबल है। वो क्या है सर? 3, फीस 3 की देनी है, बैठना भी 3 पे। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक और बात भी बता दूं, ये ICAP ने एक और फड्डा डाले। कल एक फाइनल के बच्चे ने 4 पेपर की फीस जमा करा दी थी, उसने कहा सर 1 छोड़ रहा हूं 3 दे देता हूं। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें मिनिमम 2 का बाका है। ICAP ने फट्टा डाल दिया उसको, उसने ईमेल किया, ICAP ने कहा नहीं 4 की फीस दी तो बेटा बैठना 4 में। अब आप ये भी सोचें, अगर आप 4, भले आप 5 की फीस दे दें, एंड में अगर आपने कहा ना छोड़ दूं, छोड़ सकते हो, लेकिन अटेंडेंस लगाना। अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई तो ICAP ने कहा रिजल्ट रोक लेंगे। अब रोक के क्या करेंगे वो नहीं पता, देंगे, फेल कर देंगे, लेकिन मैं उसको मेल किए कि रोक लेंगे। तो अभी हमने ICAP पे मामला उठाया, हमने कहा इसको बोलो ये क्या, क्यों ICAP चाह रहा है कि बच्चा, भाई क्यों ये बच्चा देने क्यों आए पेपर? भाई चलो 3 और 2 समझ में आता है, उसने 4 की फीस जमा कराई, तुम 1 की फीस रख लो ना खामोशी से। तुम क्यों चाह रहे हो कि वो चौथे में भी अटेंडेंस लगाए? तो ये आप सोच लें सर, 5 आपने जज्बात में उठाया, आपने फीस जमा करा दी ना, तो आखिरी वीक ख्वारी होगी 2 पेपरों पे जाने की या 1 पेपर में जाने की। चलें सर, ग्रेड आप सबके सामने है, और कसम से पिछली अटेम्प्ट में भी और उससे पहले वाली अटेम्प्ट में भी ICAP ने इस ग्रेड को फॉलो किया है। बच्चा ये चीज देखता ही नहीं है। FAR2 में टेस्टिंग लेवल 1 और 2 का कॉन्सेप्ट सबको पता है? सर बगैर सर मैं ऑनलाइन और फिजिकल में से कोई बताए जिसको नहीं पता टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट अभी भी। टेस्टिंग लेवल 1 और 2 क्या होता है ये भी सुन लें सर, ये चीज हम देखते ही नहीं है। ऑनलाइन में भी मेरे बच्चे हैं ऐसे। सर ICAP ने 2 लेवल्स हमें डिफाइन कर दिए, कौन कौन से? सर हमने कहा टेस्टिंग के 3 लेवल है। लेवल 1 का मतलब है ICAP ने कहा कसम से कुछ भी हो जाए इसके ऊपर मैक्सिमम 8 नंबर दूंगा, 6 नंबर का सवाल भी, 5 भी, लेकिन 12 नंबर का सवाल इसके ऊपर नहीं बन सकता इस टॉपिक पे। इसी तरीके से 2 का मतलब क्या है? मैक्सिमम, और 3 का 25। आपके सिलेबस में कोई भी टॉपिक टेस्टिंग लेवल 3 वाला ICAP अगर 25 नंबर का सवाल दे दे, आप ICAP पे केस कर देना, सही है, नहीं दे सकता। इसी तरीके से दूसरा क्या है? प्रोफिशिएंसी लेवल 1 मैक्सिमम बेसिक्स पूछूंगा, इससे ज्यादा तो भाई कुछ नहीं। 2 में क्या कहते हैं हम? चीता बन के आना। सर ये चीजें आपको बताने की है मेरा बच्चा, ये चीजें आपको पता हो। 3 में अब आपके लिए यहां पर गुड न्यूज भी ये है कि 3 का भी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमारा पहला टॉपिक है IFRS 9, किसी जमाने में इसने कहा था कि ये आज से एक अटेम्प्ट पहले, पिछले अटेम्प्ट में ये बेसिक्स वाले में उसका लेवल 1 था। अब इसको भी क्या कर दिया? 2 कर दिया। और आपके लिए मैंने कहा कि एक और मसला है मेरा बच्चा इस अटेम्प्ट में, EPS और IS8
वो दोनों भी चले। आईए सेट एरर्स तो हमने पिछली दफा भी कवर किया था, लेकिन जो उसमें पॉलिसी वाली चीजें हैं वो पिछली दफा FAR2 में नहीं थी एप्लीकेबल, इस दफा है, तो इस दफा में EPS भी करना है और आईए सेट पॉलिसी वाली चीजें भी क्लास में ही करनी है सर। रीजन बीइंग ये है कि सर वो इस दफा एग्जामिनेबल हैं। FAR1 के सारे टॉपिक जैसे कि जिन बच्चों ने देखा है हम करते हुए आते हैं साथ साथ, अभी भी हम सारे साथ साथ घुसाएंगे। बहुत सारे आईए सेट के सवालात थे जो पिछली दफा हमने शायद नहीं किए थे क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं थे, इस दफा है। EPS भी एप्लीकेबल है और EPS आईए सेट का मुझे डर नहीं है, असल डर है EPS का। EPS 5-6 क्लासों का टॉपिक है, सही है सर। ये चीजें हैं, तो ये टेस्टिंग और प्रोफिशिएंसी लेवल अगर आपको पता चल गया, जल्दी से देख लेते हैं। फाइनल अकाउंट्स और गुड अपना कंसोलिडेशन कितने नंबर का पूछेगा? 25 से 35। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनना सर, अगर कंसोलिडेशन का टेस्टिंग लेवल 2 है तो मैक्सिमम कितने नंबर का सवाल आएगा? इसका मतलब है उसको 10-15 नंबर का फाइनल अकाउंट देना है। पिछली दफा उसने दिया है 7 नंबर का, 27 नंबर उसने ये किया है, सही है सर। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल अकाउंट्स को बच्चा इग्नोर करता है, टीचर्स इग्नोर करते हैं, उसके बगैर पेपर नहीं बनेगा। अब ये माइंड में बिठाएं। फिर आते हैं सर, इसके बाद जो 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अगर आप आए, IFRS 9, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लीजेस, IAS 38 और 40, इनमें अगर आप देखें तो 9 का टेस्टिंग लेवल 1 है, लेकिन प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है? मैं चीता बनने का तुम्हें कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम कितने नंबर का सवाल आएगा? 8। नहीं पूछता 8 से ज्यादा। बायोलॉजिकल एसेट टेस्टिंग लेवल 1 है, 8 नंबर का, इससे ज्यादा का सवाल नहीं पूछेगा। और इसका अब आपको देखो ये चीजें पता हो, बायोलॉजिकल एसेट में अब तक क्या चीज नहीं आई है? डिस्क्लोजर वो वाला, प्राइस और फेयर वैल्यू वाला, ये चीजें आपके दिमाग में हो, पता हो, टीचर ने बताई हुई हो। अब सर ये 4 टॉपिक कितने का उसने कहा है? 25 से 35। अब आप इसमें से मुझसे लिख लें, लीज के बगैर तो पेपर बन ही नहीं सकता। इन चारों में से हर अटेम्प्ट में लीज तो लाजमी होगा। लीज के बगैर उसका वो पेपर बनाने का आप सोचेगा भी नहीं आपके लेवल पे। क्यों सर? ये चीजें हमें मुझे कैसे पता? क्योंकि सर मैं CA फाइनल भी पढ़ाता हूँ। CA फाइनल में उसने लीज को बहुत कम कर दिया है, 5-4 अटेम्प्ट में एक दफा पूछेगा, लेकिन लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो कहां पूछ रहा है? FAR2 में। इसके बाद जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, इसमें एथिक्स भी आ रहा है, IFRS 8 भी आ रहा है, 1037 भी आ रहा है, रेवेन्यू भी है। अब आप देखें सर, रेवेन्यू पिछली अटेम्प्ट में ना 8 नंबर का पूछ सकता था, क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया रूल, ये बात भी बच्चों को नहीं पता होती कि कोई टॉपिक पहली दफा सिलेबस में आता है, पहली अटेम्प्ट में 8 से ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन वो पहली अटेम्प्ट पिछली गुजर गई है, अब ये दूसरी अटेम्प्ट है। IFRS 15-20 नंबर का भी पढ़ सकता है। इनकम टैक्सेस और फॉरेन करेंसी, सर ये जो चीजें हैं ये हमने कहा कि सर पेपर में है। अब मेरा बच्चा, हम आएंगे और मैं आपको 4 से 5 टॉपिक का नाम बताऊंगा जिनसे मैंने कहा ना कि वो आपको पेपर में 45 से 55 नंबर के लाजमी भी मिलेंगे, कुछ भी हो जाए। स्मार्ट स्टडी हमने कहा सर उसमें है कंसोलिडेशन, उसमें है लीजेस, उसमें है IAS 12 और उसमें है IFRS 15। सर ये आप पहली क्लास में लिख लें, ये पेपर में आपको टॉपिक्स मिला के मिनिमम 45 मैक्सिमम 55-60 नंबर के पेपर में पढ़ सकते हैं ये टॉपिक्स। ये 4 टॉपिक्स जो है ना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझें आपका आधा पेपर बैलेंस। जब टीम को 350 रन का टारगेट मिलता है ना, तो शुरू के टॉप 4 बैट्समैन होते हैं ना, ये वो हैं। आधे से ज्यादा तो इन्होंने ही कवर करना है, बाकी 10 टॉपिक आएंगे बाकी, सही है सर। वो बाकी 10 टॉपिक्स हैं, तो ये बात आप माइंड में रखें कि ICAP अब किस लेवल पे। और मैं आपको बता दूं, इस दफा जानबूझ के ये शख्स इसमें खेलेगा, IFRS 15 में खेलेगा, सही है सर। क्योंकि इसको FAR1 ने भी तुम्हारी कमजोरी पता थी, यहाँ पे जब था तो बच्चों की ये कमजोरी थी। अब तो ये अज्यूम कर रहा है तुम्हारा लेवल बढ़ गया है, तो इसने भी अपना लेवल बढ़ा दिया है, सही है सर। तो सर ये ग्रेड आपके पास हर क्लास में हो, बुक में भी ये वैसे नहीं, बुक में नहीं है, वैसे आपको इस ग्रेड को कैरी करना होगा, ये बुक में नहीं है, लेकिन जो है आपको ये ग्रेड दिमाग में रखनी है। हम इसी के साथ जाएंगे और अब हम आएंगे सर, एक टॉपिक हमारा शुरू कर रहे हैं। पिछले
शुरू में जब ये टॉपिक सिलेबस में आया आज से 6 अटेम्प्ट पहले, तो शुरू की 4 अटेम्प्ट में इसको पूछा गया। उसके बाद जो है ना इसको वो अहमियत और वो औकात, पिछली दफा एक छोटे से सवाल का पार्ट इसको बना दिया गया है। तो ये जो टॉपिक है सर, ये टॉपिक यहां सिर्फ आपके सिलेबस में 10% है, FAFR में 100% है, IFRS 9। टेस्टिंग लेवल क्या है हमारे दिमाग में हो सर इसका? पहले हम सर नोट कर लेंगे इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले क्या है, इसमें ही सीखेंगे स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, स्टॉक मार्केट में कब चीजें हलाल होंगी हराम होंगी आपके लिए, साथ साथ में इंशाल्लाह टॉपिक भी कवर होगा। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सर सारे टीचर अगर आप पूछें जो फाइनल लेवल तक पढ़ाते हैं उनसे पूछेंगे पूरी अकाउंटिंग में सबसे मुश्किल स्टैंडर्ड कौन सा है, वो कहेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन आपके लिए मुश्किल क्योंकि सर आपके उसमें तो आप ये 90% है ही नहीं ना, इजी बातें हैं। आईके अपने सिंपल अल्फाज में जो तुम्हारे सिलेबस में डाली है ना चीजें, वो बोले छू के भाग जाओ, गहराई में तो जाना ही। तो सर सबसे पहले आएंगे स्कोप, ये कॉपी करते जाना है आपने मेरे साथ। सर सारे एमसीक्यूज और स्टडी टेक्स्ट सबके मोबाइल में स्टडी टेक्स्ट डाउनलोडेड होनी चाहिए। सर स्टडी टेक्स्ट के बगैर गुजारा, स्टडी टेक्स्ट से एक लाइन भी लिखी है पेपर में पूछ सकता है। तुम लोग स्टडी टेक्स्ट को बिल्कुल कटाते हो। और आपको यह भी पता होगा पिछली अटेम्प्ट से स्टडी टेक्स्ट रिवाइज भी हो गई है और स्टडी टेक्स्ट बहुत अच्छी बना दी आईकेप ने। जिन बच्चों ने पिछली अटेम्प्ट में FAR2 का पेपर दिया है उनको एक चीज का अंदाजा होगा जिसके ऊपर हमने आईकेप की बड़ी क्लास ली है। लेकिन आईकेप पे हमने कहा देखो अकाउंटिंग में रहो, मैथ्स पे नहीं आओ। उसने एक सवाल पूछ लिया था कि एक चीज होती है हम पढ़ेंगे लीज में UGRU, उसको कंप्यूट पूछ लिया था, जो कि बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आपका बनता है मैथ्स का QT का। लेकिन यहां पर मैं एक सवाल करा रहा हूं IFRS 9 का, जिसको बहुत सारे बच्चे खास तौर पे जो रिफ्रेशर वाले बोलते सर आप ये फजूल में क्यों कराते हैं, या आईके पूछेगा थोड़ी, उसमें होता है IRR या रेट निकालने का सवाल। लेकिन सर वो सवाल मैं इसीलिए कराता हूं कि इस आदमी की हरकत है, मतलब आईकेप की पिछली अटेम्प्ट में वो मैथ्स में घुसा है, था 2 नंबर की चीज वो, लेकिन मैंने कहा 2 से 3 नंबर का। यार लेकिन ये चीज आपको, ये QT की चीजों पे आप घुस रहे हो, बच्चे की QT चेक कर रहे हो या तुम वो कर रहे हो अकाउंटिंग चेक कर रहे हो। लेकिन आईकेप मैंने कहा ना, उसने कहा सर देखिए लेवल तो बढ़ना है, अब बच्चों को बोले अपना लेवल। और ये बात जो है ना ये वाज़ेह तौर पे मुझे जो है ना पता बोला कि आगे जाके सबसे टफेस्ट पेपर होगा FAR। लेकिन सर पासिंग मार्क्स अप्रोच जिसको आगे ना उसके लिए कोई चीज टफ नहीं है। तो चले सर अब हम बात करेंगे किसकी, फाइनेंशियल। अभी कोई भी नहीं कुछ कॉपी करेगा सर, अभी कोई भी कुछ भी कॉपी नहीं करेगा। पहले हम इसकी बुनियाद समझेंगे कि ये शख्स कहना क्या चाहता है, फिर हम बढ़ेंगे आगे। बचपन में आपने एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस, कौन उसको एक्सप्लेन करेगा, क्या कहती है इक्वेशन? सर आपको कोई भी चीज खरीदनी होती है या तो वो अपने पैसों की होती है या तो उधार की। ये भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सर वो आता है कि आपको कोई भी चीज खरीदनी होती है तो सबसे पहले आप किसी से कैश लेते हो, आप कंपनी हो, या तो वो कैश आपका अपना होगा या तो कोई आपको उधार देगा, ऐसा ही है। तो सर अगर मैं आपको बताऊं ना, ये स्टैंडर्ड बेस करता है, कॉपी कोई नहीं करेगा समझ, इन्वेस्टर और इशूअर। और ये स्टैंडर्ड अफेक्टिवली 3 एंट्रीज के ऊपर बेस कर रहा होता है।
एक एंट्री होती है मैंने कहीं अपने पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट क्या करूंगा, सूदी दारा, सही है सर। और अगर किसी से मैंने पैसे अपने बिजनेस में लिए हैं तो या तो मैं उसको अपनी इक्विटी दूंगा, है ना, मैं बैंक डेबिट, या मैं बैंक डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, ऐसा ही है सर। तो सर ये पूरा स्टैंडर्ड जो है ना इन 3 एंट्रीज के गिर्द घूमता है। अगर मैं कहूं ना इस स्टैंडर्ड के स्कोप में ये 3 चीजें बिल्कुल सही है। सही है सर। स्टैंडर्ड किसके गिर्द घूमता है? तुमने कोई चीज खरीदी, इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट डेबिट सूदी इदारा। अब ये इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी के शेयर्स भी हो सकते, तो तुमने किसी कंपनी की इक्विटी खरीदी, ये किसी और कंपनी के डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, तुमने किसी और कंपनी का डेट खरीदा। सही है सर। तो लेकिन तुमने इन्वेस्टमेंट की है, तुम्हारे अंदर अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, जिस कंपनी के तुमने शेयर्स खरीदे, वो एंट्री बनाएगा बैंक डेबिट इक्विटी क्रेडिट और या बैंक डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। तो सर पूरा स्टैंडर्ड ये इन चीजों के गिर्द घूमता है। अब सुनना, हम जिसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, हम जिसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं उसके बारे में सिंपल सा उसने कहा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक पार्टी का एसेट दूसरी पार्टी की या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगा या तो। अब हम आते हैं सर शेयर्स की बात करें। किसकी बात करें? एक पार्टी जिसने शेयर्स जो है खरीदे हैं, ये उसका क्या है? एसेट। तो वो क्या डेबिट करेगी? इन्वेस्टमेंट। ऐसा ही है। दूसरी पार्टी जिसने शेयर्स इशू किए हैं, इक्विटी। तो हमने कहा एक पार्टी का एसेट दूसरी पार्टी की इक्विटी, उसको जो है ये क्रिएट कर रही है। तो शेयर्स हमारे पास क्या हो गए? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसी तरीके से सर मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा डिबेंचर्स को लेते हैं। सही है सर। डिबेंचर्स, या आपने कहा सर मैं डिबेंचर्स के ऊपर आऊं या टीएफसी या किसी भी नाम से। सर डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसके अंदर आपको अभी पढ़ाऊंगा गहराई में, रेजिडुअल। डिबेंचर्स जो है, आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स अगर खरीद रहे हैं, मतलब आप उसको पैसे दे रहे हैं, वो आपको वापसी रिटर्न में इंटरेस्ट भी देगा, आपका प्रिंसिपल भी देगा। तो यह आपकी इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहा है, जबकि दूसरी पार्टी जिसके आप डिबेंचर खरीद रहे हैं उसकी। तो सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कई इंटरव्यू में सवाल हो तो क्या होगा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक पार्टी का फाइनेंशियल एसेट दूसरी पार्टी की या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगा या तो इक्विटी। इतना सा इसका जवाब है। ऐसा ही है सर। चले सर, अगर ये क्लियर है तो अगर ये किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर ले, ये 3 एंट्रियां वगैरह, फिर हम बढ़ेंगे आगे। नहीं प्रियंका बेटा ऑनलाइन वाले बुक कैसे लेनी है, उनको ताहिर से और निमरा से राब्ता करना है। बेटा FAR2 की नई स्टडी टेक्स्ट लेने ज्यादा अच्छा है, लेने की जरूरत नहीं है। आपने स्टडी टेक्स्ट ICAP की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, उसकी जो रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं वो बुक में आपको मिल जाएंगी। सही है। जो रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मुझे लगी, आपको खरीदने की जरूरत, आप लेकिन डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं यूसुफ, जी मुबश्शिर। सर गलती से किसी से भी नहीं डरना। क्लास में हम क्विज़ेस होगा, हम घूमेंगे, आपने क्लास में बेशुमार गलतियां करनी है, पेपर में गलती। क्योंकि सर देखिए क्लास में यह मसला है कि आप क्लास में गलतियां करने से डरते हैं और पेपर में गलतियों पे गलतियां करते हैं। सर क्लास की गलती कभी भी आपको नुकसान नहीं बताएगी, क्यों नहीं पहुंचाएगी? क्यों सर, क्यों नहीं पहुंचाएगी?
सर आप देखें ना, आप क्लास में दिल खोल के गलतियां करें, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या जो है ना पेपर में हरकतें करते हैं। लेकिन अगर आपने क्लास में गलती करने से डरे तो मसाइल है ना सर। चलें सर, कर लिया कॉपी तो हम बढ़ जाएं आगे। सर हैंड आउट में आपके पास पेज नंबर लिखा हुआ रहा होगा 100, वो 100 ही नहीं है ये सर, ये 100 और ये 390 का है। बेसिकली मैंने बुक से ही पेजेस नंबर जो लिए हैं तो यूनिक है बेटा। बुक में सब कुछ इंक्लूड है, एमसीक्यूज एक्सेट्रा, असाइनमेंट भी जिसके टॉपिक के हैं इसमें भी सबके वो सब शामिल है बुक में। तो अगर आपके पास बुक है तो आपको स्टडी टेक्स्ट नहीं खरीदनी, लेकिन स्टडी टेक्स्ट डाउनलोड जरूर होनी चाहिए। हम टॉपिक के एंड पे स्टडी टेक्स्ट एक दफा गो थ्रू करते हैं कि कहीं कोई चीज मैंने आपको छुड़वा तो नहीं दी। बेटा बुक आ चुकी है, ये आपको ताहिर से राब्ता करना है अभी जो है वो आपको आज क्लास के बाद, नहीं तो अगली क्लास से पहले। डेफिनेशंस पे आएंगे, पेज नंबर 100 ऑफ आपका जो हैंड आउट है 390, वैसे जो हैंड आउट का पेज नंबर हम कहेंगे 2 है। ये हर टॉपिक की आपको 1 पेज समरी मिलेगी। इसकी 1 पेज समरी इसलिए नहीं दूंगा, अगर 1 पेज समरी दी तो आप गुमराह हो जाएंगे। तो ये पेजेस स्टडी टेक्स्ट के ही हैं, सही है सर, क्योंकि ये मैंने कहा ना आपके सिलेबस में कितना है 10%, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। डेफिनेशन में कह रहा है आ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट is a contract that give rise to both a financial asset in one entity and a financial liability or equity in another entity। इसने कहा फाइनेंशियल एसेट एक कंपनी का होगा दूसरी कंपनी की, या तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी या तो ये मैंने आपको समझा दिया कैसे होगी, सही है। अब सर फाइनेंशियल एसेट क्या है? A financial asset is any asset that is cash, एक फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। An equity instrument of another, इसके आगे लिख दें शेयर्स, इसके आगे लिख दें शेयर्स। और जो तीसरी चीज आ रही ना, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी और टू एक्सचेंज, ये सब के आगे आप जो है ब्रैकेट डाल के लिख दें एवरी काइंड ऑफ रिसीवेबल। क्या लिख देंगे? एवरी काइंड ऑफ। सर देखिए स्टैंडर्ड बहुत सारी चीजें मुश्किल तरीके से समझाता है, एज अ टीचर हमारी जिम्मेदारी है हम आपको चीजें, तो इसीलिए आप कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के आगे जो इसने इतनी सारी बातें की हैं इसके आगे आप क्या लिख देंगे? एवरी काइंड ऑफ, हर तरह का रिसीवेबल। हर तरह का मतलब हर तरह का रिसीवेबल। अब चाहे वो इंटरेस्ट रिसीवेबल हो, चाहे वो डिविडेंड रिसीवेबल हो, चाहे वो अकाउंट रिसीवेबल हो, चाहे वो लोन रिसीवेबल हो, सब कुछ किस में आ जाएगा? फाइनेंशियल एसेट में। ऐसा ही है सर। फिर कह रहा है फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी दैट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट और टू एक्सचेंज एसेट। इसके आगे भी लिख दें हर तरह का पेबल। हर तरह का पेबल जो है वो आपकी क्या है? अब उसमें इंटरेस्ट पेबल, डिविडेंड पेबल, अकाउंट्स पेबल, लोन पेबल, डिबेंचर पेबल, ये सारी की चीजें किस में आ जाएंगी? फाइनेंशियल ट्रेड पेबल भी लाइबिलिटी में, ठीक है सर। फिर इसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल दी है, कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, रिसीवेबल, पेबल, डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस एट कैफ लेवल। डेरिवेटिव्स किसी भी आपका जो है कैफ लेवल के सिलेबस का हिस्सा। तो सर हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो गए क्या होते हैं? याद रखें पूरी अकाउंटिंग में जहां जहां फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात आएगी आपके पास एक ही चीज है, उसको कहते हैं IFRS फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसका स्कोप भी क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट।
हर तरह की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाली ट्रांजैक्शंस किस में देखोगे? IFRS 9। अब सर यहां पर जो है ना, इस देखो स्टैंडर्ड को आसान करने के लिए ना हम इस स्टैंडर्ड को 3 हिस्सों में तोड़ लेंगे। कितने हिस्सों में? इक्विटी, डेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। 3 हिस्सों में तोड़ेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। इक्विटी, डेट और इक्विटी पे आऊंगा। इक्विटी का मतलब है आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे। क्या खरीदे? उससे पहले थोड़ी सी आपको यूं नॉलेज भी दूंगा। देखिए, एक हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर एक कीड़ा होता है और वो कीड़ा मर चुका है अब तक। अब मेरा आपका भी मर जाएगा, अभी नहीं मरेगा, नुकसान उठा के मरेगा। सही है। स्टॉक मार्केट में हर सीए इन्वेस्ट करता है, हर सीए स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट। लेकिन सर अब मैं आपको बताऊं, इस मुल्क की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। अब तो खैर कहते हैं दुनिया भर में जो कुछ नहीं पता। बिटकॉइन की भी आज और कल से जो न्यूज है बुरी तरीके से क्रैश हो गया है। सही है सर। तो भाई ये इन्वेस्टमेंट देखो, हमेशा ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में ना वो अमाउंट रखना जो कि तुमने कहा जिसका तुम नुकसान बर्दाश्त कर सको। एक आदमी को मैं जानता हूं जिसका दुबई में स्कूल चल रहा था। 2008 से पहले उस आदमी ने, मेरे दोस्त के मामू है, स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और ट्रिपल प्रॉफिट। लाख लगाए थे, 3 लाख सपोज करो हो गए। पागल हो गए। उसने कहा भाई यही तो धंधा है। उसने स्कूल बंद की, पैसे स्टॉक मार्केट में लगाए। 2008 में रिसेशन आया, मार्केट डाउन, वो आदमी पागल हो गया बेचारा। उसका दिमागी तवाजुन, जिंदगी भर की कमाई ना सर। तो स्टॉक मार्केट में एक तो एडवाइस, दूसरी चीज सर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आऊंगा। थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है। कोशिश है मेरी, आप लोग दुआ करें कि इंशाअल्लाह एक काम हम कर रहे हैं जिसमें हम सबका हिस्सा पड़ जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मैं कोशिश कर रहा हूँ मिलने की, अगर कोई सेटिंग हो जाए तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डिवाइस आईकेप लेवल पे करवाई जा सकती हैं जिससे सूद खत्म हो। लेकिन सर जब तक नहीं, तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हमें बहुत सारी चीजों में पता हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी है तो क्या सर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउड है? अलाउड है, अगर आप 4 कंडीशंस मीट करें। कितनी कंडीशंस हैं? 4। सर हमने कहा पहली कंडीशन है जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका बिजनेस हलाल हो। अब सर हलाल बिजनेस हो मतलब सूदी इदारे, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह। टोबैको कंपनीज के बारे में कुछ कहते हैं कर सकते हैं, कुछ कहते हैं नहीं कर सकते। सही है सर, टोबैको कंपनीज, वरना बिजनेस हलाल इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरी चीज है, बचपन में जो तुम रेशो में पढ़ते थे जिसको तुम डेट इक्विटी रेशो। सर डेट इक्विटी रेशो का मतलब है जिसका जो डेट है वो लेस देन इक्वल टू 37% होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर है तो उस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट आपकी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउड नहीं है। अब सर ये चीजें कैसे, इसके ऊपर आऊंगा। तीसरे पे आया मैं, सर जो उसकी अदर इनकम है, अदर इनकम में भी अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट इनकम बेसिकली, भाई कंपनी के पास पैसा होता है तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट भी करती। इंटरेस्ट बेस्ड जो इनकम है वो लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ प्रॉफिट हो। उसकी इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट के 5% से ज्यादा। चौथी चीज, ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज। ये स्टॉक मार्केट का मैकेनिज्म है कि आज आप ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन वो सेटल 2 दिन के बाद होगी, आज नहीं होती। क्लियरिंग जैसे नहीं बैंक्स में देखो क्लियरिंग होती है ना 2 दिन बाद, यहां पर भी वही सेटअप है। आपने शेयर्स खरीद दिया, वो शेयर आपके नाम पे आएंगे 2 दिन के बाद। सर ये 4 कंडीशंस हैं, बिजनेस हलाल, डेट इक्विटी, 37 अदर इनकम। अगर आप ये चारों शर्तें मानते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वरना नहीं। अब आपने कहा सर ये तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ना कि मैं 2 दिन बाद बेचूं। इन 3 के लिए हम क्या करें, तो इस पे KMI 30 इंडेक्स अगर आप कभी सर्च करेंगे गूगल पे, KMI 30 इंडेक्स, ये बेसिकली जो है इसमें कुल मिला के 500 में से मेरे ख्याल में अभी 100 कंपनियां बची हैं जो इन 3 शराइत में फॉल करती हैं कि जिसका बिजनेस भी हलाल है। इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, डेट इक्विटी रेशो भी मेंटेन है, और सर इनमें भी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनमें भी इन्होंने एक प्यूरिफिकेशन रेट दिया हुआ है। वो रेट क्या करता है सर,
प्यूरिफिकेशन रेट जो है कि आपको जो फायदा होगा या जो डिविडेंड मिलेगा ना, इतना % आपको सदका करना है, चैरिटी करना है, तो बाकी इनकम आपकी हलाल है। लेकिन उसमें डिफाइन है तो ये 3 चीजें। चौथी चीज आपके ऊपर है, वो हमारे ऊपर मतलब इंसान के ऊपर है। तो ये 4 बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 4 बातों का आप ख्याल नहीं रखते तो फिर सर सही नहीं जी। नहीं, फिलहाल KMI 30 इंडेक्स पे ऐसी कोई चीज नहीं है। सही है, चलें सर अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिए कंडीशंस। अब हम आएंगे इसका पहला जो पार्ट है फाइनेंशियल एसेट्स की। जब मैंने बात की ना तो देखो ये तीन है, इसमें 2 चीजें फाइनेंशियल एसेट में, इक्विटी और। अब हम बात कर रहे हैं जैसे हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदें, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो उसको किस तरीके से लेकर चलना है उस पे आएंगे मेरा बच्चा। फाइनेंशियल एसेट, इक्विटी। अब इसका पूरा लॉजिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, सवालात देखेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। फाइनेंशियल एसेट्स, इसको मेरे साथ साथ कॉपी भी करते जाएं। ये आप चाहें तो कॉपी करें, जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूर कॉपी करेंगे आप। पढ़ भी देता हूं सर। फाइनेंशियल एसेट्स, इक्विटी, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, गेन लॉस इन P&L, डिविडेंड इन P&L, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन P&L, सब कुछ P&L। फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, gain loss in OCI, dividend in OCI, transaction cost are expense out or capitalized, transaction cost are capitalized, इसको कर दें capitalized, transaction cost are capitalized, dividend in P&L। अब सर ये OCI क्या होता है पता है आप लोगों को? इसको अभी समझेंगे भी, वैसे आप लोगों को पता भी होगा, है ना? कौन बताएगा OCI में क्या चीजें जाती हैं? नहीं, लॉजिक क्या है? चले सर, सबसे पहले तो हमें अपना माइंड क्लियर करना है कि हम भाई इक्विटी मतलब शेयर्स, और शेयर्स में हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? हमारे 2 ही मकसद होते हैं। एक होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या है सर? 10 रुपए का शेयर 20 रुपए का होगा, 10 रुपए कमा रहा हूं, वो प्रॉफिट हो गया, गेन। और हमने कहा दूसरी चीज होती है डिविडेंड। ठीक है सर, डिविडेंड के बारे में मैंने क्या लिखा है दोनों केसेस में P&L में। आप सुनना, बड़े गौर से सुनना ये चीज। स्टैंडर्ड कहता है कि भाई आप एक कंपनी, एक बात तो आप सबको क्लियर है, जितने भी हमारे स्टैंडर्ड हैं ये किस पे अप्लाई होते हैं? कंपनीज पे। अदर देन कंपनी क्या ये अप्लाई होंगे? नहीं। अब सर बड़े गौर से सुनना है सबने। भाई कंपनीज भी 2 तरह की होती है, एक होती है रिस्क अवर्स और एक होती है रिस्क टेकर। इंसान भी 2 तरह के होते हैं ना सर। हम अकाउंटेंट ज्यादातर रिस्क अवर्स होते हैं, फट्टू हैं, हमें डर लगता है बिजनेस करते हुए, हमें डर लगता है कैश बहाते हुए, जिसको हम कहते हैं कैश बर्न, है ना सर। मार्केटिंग वालों के बारे में मशहूर है कि ये कैश बहाना जानते हैं। हालांकि मैं आपके पास जितनी नॉलेज आप अकाउंटेंट के पास होती है ना चीजों की, जो एनालिसिस, लेकिन हम और आप फितरतन फट्टू होते हैं। हम बिजनेस शुरू करते हुए पहले ये सोचते हैं लॉस हो जाएगा। सही है सर। तो सर अब सुनिएगा, भाई कंपनीज भी 2 तरह की होती हैं, अभी कॉपी कोई नहीं करेगा। एक कंपनी होती है जो कहती है कि हम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे और दिल खोल के करेंगे। दिल खोल के का मतलब ये है कि हम चाहेंगे उसका जो भी गेन लॉस आए वो हमारे प्रॉफिट पे इंपैक्ट कर दे। हमारा डिसीजन था इन्वेस्ट करना, हम उसका फ्रूट भी बियर करेंगे, जो भी गेन लॉस आएगा वो प्रॉफिट पे इंपैक्ट करे। तो जब आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी कॉपी नहीं करना कोई, है एंट्री बनाते हैं इन्वेस्टमेंट डेबिट सूदी दारा। अब आपने कहा सर आगे जो है ना मैं 2 एंट्रियां बनाऊंगा। एक एंट्री होगी जिसके अंदर मुझे स्टैंडर्ड कहता है कि तुम चाहो तो गेन लॉस को लेकर जाओ P&L में, तुम एंट्री बनाओ इन्वेस्टमेंट डेबिट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। दिल खोल के जो भी होगा ना यार, लॉस भी हुआ या आप एंट्री बनाओ P&L डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, जो गेन हो लॉस हो आपको P&L में डायरेक्ट हिट करे। लेकिन इतना जिगरा यूजुअली कंपनीज के पास नहीं होता। तो स्टैंडर्ड ने कहा तुम्हारी आसानी के लिए एक और मॉडल देता हूं, फेयर वैल्यू थ्रू। अब सर ये OCI क्या होता है आप सबको अंदाजा होगा। OCI में ये नहीं होता कि रीवैल्यूएशन सरप्लस जाए, वो इसका जवाब नहीं होता। OCI का मतलब होता है नॉन ऑपरेटिंग में नहीं, अनरियलाइज नेचर का गेन लॉस उधर जाए, जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब आपको आज सरप्लस आ रहा है, अच्छा लग रहा है, फ्यूचर में डेप्रिसिएशन भी आएगी इसकी वजह से ज्यादा, तो उसको हटाओ, उसको डालो OCI में। इसी तरीके से आज मेरे पास 100 रुपए का शेयर है, वो हो गया 150 का, 50 रुपए गेन हो गया मेरा ये। लेकिन अभी मैंने बेचा नहीं है, जब मैंने बेचा नहीं है तो ये क्या है, अनरियलाइज है ना भाई। गेन तो नजर आ रहा है लेकिन अभी गेन मुझे रियलाइज, बेचूंगा तो 50 रुपए ऊपर मिलेंगे, रियलाइज होगा, उसको भी कहां लेकर जाओ। अब OCI की जो प्रेजेंटेशन होती है शायद आपने अब तक नहीं देखी हो। सर हम जब नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं ना, ये आती है नेट प्रॉफिट की फिगर। किसकी फिगर? इसी की बेस पे फैसला हो जाता है कंपनी ने कमाया कितना, फिर हम निकालते हैं अर्निंग्स पर शेयर, एक शेयर पे कितना। उसके बाद आती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहां पर तुम लिखोगे फेयर वैल्यू गेन। अब शेयर होल्डर जो होता है ना, साधारण शेयर होल्डर आम, वो बेचारा नेट प्रॉफिट EPS पे देखे बोला चल टाटा बाय बाय ये बेकार है, उसके माइंड ही है ये। तो ये आपके प्रॉफिट को OCI वाले इसमें आप नहीं करते हो, छेड़ते हो। शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, आपने अगर उसको फेयर वैल्यू थ्रू OCI में डाल दिया है तो इसका मतलब है कि आप नेट प्रॉफिट, कंपनी का जो ऑपरेशंस का प्रॉफिट है वो इससे नहीं हिलेगा। लेकिन अगर तुमने P&L में डाला है ना तो तुम रिस्क ले रहे हो। तुम्हारी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की थी सारी डूब गई, तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रॉफिट के ऊपर। तो हमने कहा फेयर वैल्यू थ्रू OCI में आप फिर एंट्री बनाओगे इन्वेस्टमेंट डेबिट OCI ये प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके बाद जो मैंने कहा ना OCI यहां पे रिकॉर्ड होगा। शेयर होल्डर अगर प्रॉफिट देख रहा है उसको इसका इंपैक्ट नजर, और अगर आपको लॉस आएगा तो आप एंट्री बनाओगे OCI डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं सर? अब एक कॉमन सेंस का सवाल से देखो, अभी इसमें से चीजें बाकी हैं, सही है सर? ये अभी हमने ये पढ़ लिया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बाकी है, वो नहीं समझा रहा। अब मैं आप लोगों से कुछ कॉमन सेंस के सवाल करूंगा। किसके सवाल करूंगा? अच्छा वीडियो क्या कह रहे हैं बेटा? अच्छा आप सही होगी। हाँ आखिरी एंट्री सर, नहीं हो सकता है पहले साल ही लॉस आ जाए, नहीं ये रीवैल्यूएशन नहीं है, ये दूसरी चीज है। रीवैल्यूएशन से इसको कंपेयर नहीं करेंगे, गेन आएगा तो OCI में जाएगा, लॉस आएगा P&L। याद रखें सर ये रीवैल्यूएशन, ये अगर आप OCI की बात कर रहे हैं कि अगर आपने कहा मैंने शेयर्स खरीदे, उसको मैं कह रहा हूं कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाले मॉडल पे डालूंगा, तो गेन आए लॉस आए दोनों कहां जाएगा, OCI में। क्या हम यहां तक क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों? अगर क्लियर है तो कह दें CC गेन लॉस दोनों यहां पर जाएंगे। ऑनलाइन में एक बच्चे का सवाल आया है, सुनना भाई, ऑनलाइन में एक बच्चे का सवाल आया है कि सर इसके पीछे की लॉजिक बताएं OCI की। मैंने कहा ना देखो भाई कंपनी का ये प्राइम ऑपरेशन, कंपनी का ये प्राइम ऑपरेशन नहीं सर, कंपनी का ये कौन सा ऑपरेशन है? सेकेंडरी ऑपरेशन है। अगर कंपनी का ये सेकेंडरी ऑपरेशन है तो हमने कहा कि सर इसके लिए कंपनी चाहती है कि प्राइम प्रॉफिट पे इंपैक्ट ना आए, इसीलिए कहां लेकर जा रहे हैं, OCI में। कहां लेकर जा रहे हैं? लेकिन ये आपको इजाजत दी है, किसमें? आप चाहो तो इसको P&L में भी रिकॉर्ड। अब बड़े गौर से सुनना, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा हूं मेरा बच्चा, सबकी तवज्जो इधर, सब जरा कॉमन सेंस लगाएं। हम और आपको कंपनी इसलिए लगती है ताकि हम कंपनी में बैठ के हेरा फेरी करें। हमें लग रहा है मुल्की हालात अच्छे हैं। अब बड़े गौर से सुनना,
मैंने कहा जब मुल्की हालात अच्छे हो तो मैं ना पीएनएल में डाल देता हूं, गेन आएगा, प्रॉफिट की फिगर अच्छी होती जाएगी ना, प्रॉफिट एंड लॉस। और जब मुल्की हालात बुरे हो तब मैं कहता हूं यार मैं शेयर्स को प्रॉफिट एंड लॉस से उठा के ओसीआई डेबिट इन्वेस्टमेंट, बताएं क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आपका दिमाग क्या कहता है? स्टैंडर्ड ने क्या इस चीज की इजाजत दी है? मुबशिर बेटा क्या पूछ रहे, क्या रिपीट कर दूं? भाई देखिए स्टैंडर्ड में बहुत सारी जगहों पे लूप होल है, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा आप किस तरीके से गेन। सवाल समझे सर? देखें पीएनएल में गेन भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आएगा तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में, ओसीआई में गेन आया तो भी ओसीआई में, लॉस आया तो भी। अब मेरा आपसे मासूमाना सवाल है सर अगर गेन आए पीएनएल में, लॉस आए ओसीआई में, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा, गेन है, फायदे का मैंने इंपैक्ट ले लिया नेट प्रॉफिट में, नुकसान का मैं कहां डाल रहा हूं? अब आप बताएं क्या स्टैंडर्ड ने इसकी सर कंपनी का बिजनेस अगर इन्वेस्टमेंट का हो तो बेटा उसके ऊपर बैंकिंग वाली चीजें अप्लाई होंगी, वो अलग है। सर अब सवाल दें ऑनलाइन वाले बच्चों, आप बताएं क्या इसकी इजाजत होगी कि गेन में यहां पर रखो, लॉस में यहां पर रखो? शिफ्टिंग हो सकती है पीएनएल ओसीआई। भाई देखो इसको बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन में तो है कि कॉस्ट से रीवैल्यूएशन री कॉस्ट, वो अलग है। यहां पे कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ने कहा तुम्हें गेन आए तुम यहां पर रिकॉर्ड किया, लॉस आए यहां पर गए, लेकिन जब यहां पर गए तो फिर गए, अब वापस कभी यहां पर एक मर्तबा हम तेरी गली में किसी काम से गए, फिर उसके बाद हर काम से गए। सही है सर? याद रखो ये बंद गली है, इसमें एक दफा तुम जा सकते हो वापस। स्टैंडर्ड ने कहा एक दफा अगर तुमने कहा मैं शेयर्स को रिकॉर्ड करूंगा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इसके बाद तू कभी नहीं निकल सकता भाई। सही है सर? ओसीआई में एक दफा चले गए, पहले साल तुम्हें गेन आया तुम पीएनएल में थे, अगले साल लॉस आया, अब तुम बोलो फिर से गेन आ रहा है, इधर आओ। स्टैंडर्ड ने कहा चल भाई रुक जा, ये वन टाइम डिसीजन है। ये क्या है सर? वन टाइम डिसीजन है। बोला इस डिसीजन को ऐसा बनाओ जैसे तुम सीए में आयो, वन टाइम, अब आ गए हो तो इंशाल्लाह कंप्लीट करके ही जाओगे। सही है सर? तो फेयर जवाब क्या दिया मैंने? कहा सर कॉमन सेंस, एक दफा आए गेन आया यहां पर रहे, दूसरी दफा यहां पर चले गए, लेकिन एक दफा यहां पर आप एंटर हो गए, वापसी का रास्ता। क्या मैं क्लियर हूं सर? अगर स्टैंडर्ड ये काम नहीं करता तो कंपनी तो कल मजे थे ना। शेयर होल्डर को सवाल आएगा सर स्टैंडर्ड ने ऐसा क्यों कहा? भाई कंपनीज के मजे थे, जब भी उनको पता होता है स्टॉक मार्केट अच्छी कर रही है, पीएनएल बुरी कर रही है, अच्छी पीएनएल बुरी, शेयर होल्डर उल्लू बन रहा है, बेचारा नेट प्रॉफिट देख रहा है, बोले यार कभी बहुत अच्छा है, क्या चल रहा है, उसको पता ही नहीं। बोला देखो एक बात याद रखो, अकाउंट्स बनते हैं ना उसमें 90% शेयर होल्डर मासूम होता है, वो बेचारा इस फिगर को देख के खुश हो रहा है, आप उसको अच्छी अच्छी पिक्चर दिखा रहे हो, बुरी पिक्चर नहीं दिखा रहे। सही है सर? क्या ये सर अगर खरीद के पहला साल आया ओसीआई में ही जाएगा यहां पे, लेकिन आप ओसीआई में एक दफा का डिसीजन है, एक दफा इस ओसीआई में आ गए वापस नहीं जा सकते। क्या मैं क्लियर हूं? ऑनलाइन वाला बच्चा लिख दे सीसी। सर अभी मैं इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाली बात पे नहीं आया हूं, और अभी इसमें और भी चीजें हैं। अब सुनना, स्टैंडर्ड हमें गाइड भी करता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। सही है सर? देखिए हम और आप, ये कॉपी कर लिए, हम और आप शेयर्स क्यों खरीदते हैं? दो वजूहत होती हैं। अभी आप बड़ी जवानी में जब इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएंगे, आप शेयर्स खरीदेंगे और फुल एक्टिव होंगे। आज खरीदा, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद बेचा, उसमें आप होंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर।
लेकिन जो जो आप आगे बढ़ेंगे एक वक्त आपको रियलाइज होगा कि यार शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में टेंशन अलग है, अल्टीमेटली नुकसान भी हो जाता है चीजें, फिर आप जाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एक वक्त आएगा मेरी तरह, आप जब स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगा दिया आपने और आपको लग रहा होगा अब तो यार वैल्यू इतनी गिरी हुई है, मेरे टाइम पे तो ये ऊपर नहीं आएगी, तो आप बोलेंगे रखो बच्चों के लिए। अब जब बच्चे बड़े होंगे तब वैल्यू क्या होगी, तब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे। सही है सर। एक वक्त होता है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, दूसरा है कि आप सर अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो स्टैंडर्ड ने कहा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे ही जाना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर किस पे जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर पीएनएल वाली कैटेगरी चूज करेगा, उसके ऊपर फर्ज और वाजिब है कि वो पीएनएल पे जाए। सर वो ओसीआई पे नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। सर वो बोले नहीं मैं ओसीआई में रखूंगा, नहीं, कंपनी ने कहा शॉर्ट टर्म। अब सर ये नियत चेंज भी तो हो सकती है हमारी, हम पहले शॉर्ट टर्म थे फिर बाद में लॉन्ग टर्म हो गए, वो एक अलग बात है। आमाल का दौर मदार किस पे, अगर आप अब सुनना यहां पर आपको कहा जा रहा है आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने कहा यार मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूं, बोला अब तुम पे फर्ज है तुम किस में जाओ, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। आपने कहा अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तब क्या करूंगा, कोई भी चूज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म भी चूज कर सकते हो और मतलब पीएनएल भी चूज कर सकते हो और ओसीआई भी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अगर हम इसको यहां पर सर डॉक्यूमेंट करें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका भी एक चार्ट बना लें ताकि आपकी बातें बेसिक्स क्लियर हो जाए, तो फिर हम आए कैलकुलेशंस पे। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म है अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, और अगर लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है तो आपके पास क्या है, ऑप्शन टू चूज बिटवीन पीएनएल एंड ओसीआई। सही है सर। अगर लॉन्ग टर्म है तो आपके पास क्या होगा, ऑप्शन होगा पीएनएल और ओसीआई में। अब सर याद रखें IFRS 9 में एग्जामिनर भैया ने अब तक क्या चीजें नहीं पूछी हैं, इसने अब तक फाइनेंशियल में आपको खैर आगे जाके बताऊंगा, अभी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ चीजें नहीं पूछी, लायबिलिटी में नहीं पूछी, वो चीजें खैर जब आगे आएंगी तभी आपको बता दूंगा, तो वो हमें स्पेशली मार्क करनी है कि जो चीजें अब तक नहीं पूछी वो अब आगे पूछेगा। सर ये भी एक कॉन्सेप्ट है, जरा समझें। जो टॉपिक सिलेबस में ज्यादा पुराने नहीं है, 3 साल हुए, उनमें अभी बहुत सारे ऐसे एरिया थे जिनको एग्जामिनर ने अभी छुआ ही, उनको अभी इस दफा वो आने वाले अटेम्प्ट से छू सकता है। कुछ टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में सालों से हैं, जैसे लीजी से IAS 38 है, इनमें इतना कुछ पूछ चुका है, तो इनमें सबसे टेक्निकल एरियाज पे जाएगा जो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। क्या हम सर यहां तक क्लियर है? अगर मैं अभी आपको क्विकली समराइज करूं, मैंने अगर शेयर्स में पैसे लगाए तो मैंने कहा सर 2 मुझे स्टैंडर्ड ने रास्ते दिए, तुम चाहो तो उनकी फेयर वैल्यू किस में रखोगे, चाहो तो ओसीआई। पीएनएल का मतलब क्या है, गेन लॉस डिविडेंड। ओसीआई मैंने कहा गेन लॉस डिविडेंड पीएनएल। लेकिन फिर स्टैंडर्ड ने कहा तुम्हें अपनी इन्वेस्टमेंट की नीयत देखनी है, अगर तुम शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो लाजमी है किस पे जाओगे, लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए हो तो ओसीआई और पीएनएल में से जिसमें चाहो। लेकिन स्टैंडर्ड ने एक बात पे मुझे पाबंद किया, बोला बेटा एक दफा इसमें तो आ गया तो वापस नहीं जा सकता, वापस नहीं जा सकता। हमने कहा कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाने दोगे, इसने कहा कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाने दूंगा। क्या मैं क्लियर हूं? वो भी क्रिस्टल वाला सर, ऑनलाइन वाले बच्चों लिख दो सीसी अगर क्लियर हो तो। ओसीआई से पीएनएल नहीं जाओगे, नहीं जाओगे जी।
सर कंपनियां OCI में जाती हैं, बोलती हैं सेफ, प्रैक्टिकली सेफ जी। सर ऐसा हो सकता है एट अ टाइम ये दोनों एग्जिस्ट करें? नहीं सर एक कंपनी में शेयर वैल्यू और P&L पे रख रहे हैं और एक में OCI पे रख रहे हैं। नहीं, मैं आऊंगा। एक में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, ये यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर ये चलता है इस्लामिक कानून पे, एक पॉलिसी सबके लिए। अगर आपकी एक से ज्यादा शादी है, सबके साथ आपको इंसाफ, सबको एक ही तरह का घर वर देना है, सही है। अगर आपने 10 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की है, सवाल आया मेरे एक दोस्त का, अच्छा सवाल है कि सर अगर हमने 10 जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया, हम ऐसा कर सकते हैं OCI आधी को OCI में आधी को इन्वेस्टमेंट का, ऐसा पॉलिसी भैया एक होती है, सही है सर, सही है। आपने या तो OCI की पॉलिसी या तो P&L जी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का एक अलग केस है, उसके ऊपर हम आगे जाके जाएंगे, सही है सर। लेकिन ऐसा नहीं कि तुमने लॉन्ग टर्म आदि उसमें आदि इसमें, ये मसला है। अब सुनना, बड़े गौर से सुनना सर, यहां तक हम क्लियर हैं। अब छोटी सी बात करूंगा मैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये क्या चीज होती है, कौन बताएगा? सर आपको बताया, हम आप आज भी कहीं कितने लोगों ने कहा स्टॉक मार्केट में है, अकाउंट है, किसी का नहीं है? छोटे हो सब अभी बहुत, नहीं चल गरीब हो जाओगे, सही है सर। अमीर इंशाल्लाह। बेटा 5:45 बजे नमाज है तो उसका ब्रेक तब होगा, ठीक है बच्चा? तो ब्रेक या क्लास ऑफ होगी ना। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है? सर आप कभी भी शेयर्स मार्केट में जाना, आप कभी भी किसी भी ब्रोकर, अकील करीम डेडी AKD जो ब्रोकर है हमारे पास, ये जो अपने JS वाले हैं, अल्फला सिक्योरिटीज है, IMS से एक टीचर हमारे हुआ करते थे, अब वो लंदन चले गए, सर जवाद रऊफ, शायद आप लोग जानते हो नहीं जानते हो, अब वो लंदन चले गए। तो वो बेसिकली IMS सिक्योरिटीज में थे। तो सर ये सब चीजें जो है ना, ये आप कभी भी ब्रोकरेज हाउस पे जाएंगे ना, तो वो आपसे ना ऐसे नहीं कहते, बोलते हम पागल हैं क्या, तुझसे ही तो कमाएंगे। उन्होंने कमीशन के स्लैब रखे हुए होते हैं कि अगर 20 रुपए तक की शेयर का मार्केट वैल्यू का शेयर आप ले रहे हो तो पर शेयर मेरे ख्याल में 3 पैसा कमीशन है। अगर आप, ये डिपेंड भी करता है डिफरेंट भी, अगर आप 20 से 50 वाले की ले रहे हो तो शायद 4 पैसा है। इसी तरीके से अब ये खरीदने पे भी कमीशन लगता है, बेचने पे भी लगता है, सही है सर। अभी कुछ नए रेगुलेशंस मेरे ख्याल में है जिसमें सिर्फ खरीदने पे लग रहा है, बेचने पे 1 साइड कमीशन होता है, या कुछ दिन के हिसाब से एक ही दिन में किया। बट खैर सर ये कमीशन है, ये क्या है? सिर्फ यही कमीशन नहीं है, इसके अलावा सर ट्रांसफर टैक्सेस भी लगते हैं, शेयर की खरीदो फरोख्त पे FED भी। अब सर ये जो सब चीजें लग रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं? तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, वैसे तो मैं आपको थोड़ा से, आप बड़े हो जाएंगे इस स्टैंडर्ड में, डिटेल में जाऊंगा। अभी के समझने के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट में क्या चीजें आएंगी? ब्रोकरेज, आपको पता है ना, आप और मैं अगर आज जाएं और हम कहें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट डायरेक्ट खोल दे, नहीं खोल सकते, रास्ता है किसी ब्रोकर के थ्रू ही खोल सकते हैं, सही है सर। तो हमने कहा ब्रोकरेज कमीशन ये हमने कहा इसमें आ गया। उसके अलावा हमने कहा टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ये यूजुअली किस में आती हैं सर? ट्रांजैक्शन कॉस्ट में आती है। इसमें और भी चीजें आती हैं, अभी के लिए आसानी के लिए अब सुनना। अगर तुम्हारा मॉडल है फेयर वैल्यू थ्रू P&L, और अगर तुम्हारा मॉडल है P&L में डाल दो, एक्सपेंस आउट कर दो, लॉजिक क्या है? शॉर्ट टर्म है ना यार, सब चीजें तो P&L में डाल रहे हो, तो इसको भी डाल दे P&L में। हाँ लेकिन अगर लंबी रेस के घोड़े हो, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो क्या करोगे? शेयर की वैल्यू का हिस्सा बना दोगे, सही है सर। इसमें P&L, इसमें कैपिटलाइज, इसमें अगर मैं ब्रोकरेज दे रहा हूं उसको एक्सपेंस आउट कर दूंगा, इसमें ब्रोकरेज दे रहा हूं उसको कैपिटलाइज्ड कर दूंगा। सर क्यों? क्योंकि उसने कहा लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? आ जाएं सवालों पे ऑनलाइन वाले बच्चों।
P&L से OCI में जा सकते हैं, बस एक दफा याद रखो, OCI में चले गए तो वापसी का रास्ता नहीं है। ये तो मेरे गेन को कम करेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। हाँ तो कोई मसला, लंबी रेस का घोड़ा है क्या, छोटे मोटे एक साल के गेन को देखते हैं। हाँ तो अगले साल सही हो जाएगा ना भाई, अगले साल क्या हो जाएगा। चलें सर, अब एक सवाल करेंगे फिर करेंगे ऑफ। छोटा सा सवाल है, मुख्तसर सा, इतना भी मुख्तसर नहीं कि तूने थैंक यू बोल दिया। सर गलती से कोई भी नहीं डरेगा, पासिंग मार्क्स अप्रोच पे इंशाल्लाह जाएंगे, तुम्हें सीखना है हाउ टू पास, बेसिक्स बनाएंगे। और इंशाल्लाह सर ये टॉपिक पहली सब क्लास में ये सवाल होते हैं कि टॉपिक कितने क्लासेस का है, क्या करेगा जान के। सर 5 क्लासें लगेंगी इस पे, 5 क्लासों के बाद इंशाल्लाह लीजिए शुरू करेंगे। आए सर आए, आप हैंड आउट पे पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5। हाँ सॉरी, आपके पास पेज नंबर 104 ऑफ 390 होगा, क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, आज की क्लास का आखिरी सवाल भी होगा और अच्छे से इंशाल्लाह इसको समझेंगे। तो हम आए, सबसे पहली चीज मेरा बच्चा याद रखें, पासिंग मार्क्स अप्रोच का तकाजा, तुम लोग यही समझ शुरू कैसे करें, क्या करें। रिक्वायरमेंट पढ़नी है, रिक्वायरमेंट पढ़ो। शो दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स एट 31/8 रिलेटिंग टू दिस इन्वेस्टमेंट ऑन दी basis that shares were bought for trading। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, फौरन खरीदना बेचना, शॉर्ट टर्म। कंडीशंस फॉर FVTOCI, इसका मतलब क्या है, फेयर वैल्यू थ्रू हैव नॉट बीन मेट। और बी में क्या कह रहा है, कंडीशंस फॉर, और ये शॉर्ट टर्म भी है लॉन्ग टर्म भी है, ये आपकी बेसिक बनाएगा सवाल इंशाल्लाह। कह रहा है इन Feb 20X8 a company purchased $20,001 shares at a price of 4 per share। Transaction cost were 2,000। दे दी शरीफ आदमी ने कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी आई। At the year end 31 December X8 these shares were trading at $5. A dividend of 20C। 20C का मतलब क्या है, जैसे रुपए का पैसा होता है डॉलर का, पर शेयर वॉज रिसीव्ड ऑन 30 सितंबर 2008। शो दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट 31 दिसंबर 8 रिलेटिंग टू दिस इन्वेस्टमेंट ऑन दी बेसिस। अब हमने बताया रिक्वायरमेंट, सबसे पहला काम रिक्वायरमेंट का फॉर्मेट बना लो। बच्चा पेपर में गलती क्या करता है, रिक्वायरमेंट का फॉर्मेट, वर्किंग से हम काम शुरू करते हैं। एग्जामिनर में फिर बता रहा हूं, एग्जामिनर कहता है कि अगर मुझे तुम्हारा आंसर जो है ना मेन फॉर्मेट में सही लग गया ना, मैं वर्किंग पे नहीं जाता। हाँ, अगर मेन फॉर्मेट पे आंसर सही नहीं तो मैं किस पे जाऊंगा कि देखो तूने जितना सही किया उतना मार्क्स दूं। तो सर इसीलिए मेन फॉर्मेट में शॉर्ट फॉर्म भी यूज नहीं करनी है और आंसर शुरू ही मेन फॉर्मेट से करना है। आप देखें हम इसका आंसर कैसे शुरू करेंगे। इसने हमसे क्या पूछा है मेरा बच्चा, एक्सट्रैक्ट्स पूछे। सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पेपर में आपने पूरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, आपने शेयर्स खरीदे तो बैलेंस शीट में ये शेयर्स इन्वेस्टमेंट के नाम से आएंगे, ये बैलेंस शीट में आएंगे इन्वेस्टमेंट के नाम से। मानते हो? सही है सर, कॉपी कोई नहीं करेगा। सर मैं आया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, SO
CI। अब इसमें एक डिविडेंड आएगा, देख रहे हो आपने सवाल पढ़ा, आपने सोचा यार क्या क्या चीजें आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, हाँ, डिविडेंड इनकम आएगी, बिल्कुल आएगी। आपने कहा सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आएगी अगर P&L वाला है, सही है, और आपने कहा फेयर वैल्यू गेन भी आएगा। चलें सर फिर हम आगे बढ़ेंगे, और अब हम वैसे इस सवाल में एंट्रीज मांगी नहीं, मैं आपको समझाने के लिए एंट्रीज बनाऊंगा। सबकी तवज्जो बोर्ड पे होनी चाहिए। पहले हम ये कर रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू P&L, ऐसा ही है, फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाला हम कर रहे हैं बच्चा। सब मैं चाहूंगा एक दफा सवाल फिर से पढ़ लें, सब एक दफा सवाल पढ़ लें। पढ़ लिया सवाल? चले सर, ये कह रहा है फरवरी X8 में हमने शेयर्स खरीदे। फरवरी X8 जो शेयर्स खरीदे उनकी वैल्यू कितनी थी? 20,000 शेयर्स थे जिनकी 1 रुपए वैल्यू थी, लेकिन ये 1 रुपए का मतलब क्या है? ये फेस वैल्यू है। चेंजेस इन इक्विटी याद है? और ईपीएस में भी मैंने बताया था शेयर की कितनी वैल्यूज होती हैं? फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इररिलेवेंट होती है। बुक वैल्यू कैसे आती है? नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू का कुछ भी नहीं करेंगे। यहां पे हमने कहा मार्केट वैल्यू है, कितनी है? $4। पहली एंट्री क्या बनाऊंगा सर? पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट सूदी दारा। 20,000 शेयर्स लिए, एक शेयर है 4 रुपए का, कितने के हो गए? 80,000। मानते हो सर? क्या 2,000 रुपए की मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इनकर कर रहा हूं? फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाला मॉडल है। एक्सपेंस डेबिट सूदी दारा कितने से? सर फिर आगे आए, कॉपी नहीं नौजवानों इधर। सितंबर में 30 सितंबर को डिविडेंड मिल रहा है या सितंबर लिखा है खाली? सर 30 सितंबर को डिविडेंड भी मिल रहा है। डिविडेंड कहां जाएगा? P&L में। बैंक डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट कितने से? 20,000 शेयर्स थे। और आपको ये बात पता है ना चेंजेस इन इक्विटी से, या भूल गए? डिविडेंड किस पे मिलता है? मार्केट वैल्यू या फेस वैल्यू? फेस वैल्यू। किस पे मिलता है? फेस वैल्यू कितनी है? $1। तो टोटल 20,000 शेयर्स की फेस वैल्यू 20, उसके ऊपर कितने %? अच्छा, उसने हमें पर शेयर डिविडेंड बताया हुआ है। उसने कहा 20,000 का 20 सेंट्स मतलब $0.2 मिल रहा है। डिविडेंड कितना आया? 4,000। मानते हो सर? कॉपी नहीं अभी। 31 दिसंबर पे आए सर। 31 दिसंबर पे क्या होगा? शेयर्स को रीमेजर करेंगे। अभी वैल्यू कितनी चल रही है? 5.5। एंट्री बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने कहा 20,000 मेरे पास रिकॉर्ड हुए हुए 4 रुपए के हिसाब से। अभी मार्केट वैल्यू कितनी है? कितना हुआ? 30,000। ऐसा ही है? कॉपी नहीं सर। देखें मैंने ये एंट्रीज आपको समझाने के लिए बनाई। अब हम आएंगे, फॉर्मेट आपके पास बना हुआ है, आपको पता है क्या क्या चीजें चाहिए। आपके दिमाग ने कहा भैया पहले इन्वेस्टमेंट दो,
आपने कहा इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कितने पे की थी, इजाफा कितने का किया, और तो कोई चीज इन्वेस्टमेंट में नहीं आई? नहीं सर। 80 प्लस 30 कितने हो गए? 1,10,000। मान गए हो सर? डिविडेंड इनकम 4,000, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2,000, फेयर वैल्यू गेन 30,000। हमने कहा सर ये हो गया हमारा पार्ट 1, कॉपी करें। ये देखें, मतलब सर कोर्स का बैंड होगा। ये सवाल क्यों पूछते हो? अगस्त के फर्स्ट वीक तक कोशिश है इंशाल्लाह एंड कर दूंगा। जुलाई एंड अगस्त के, देखो जुलाई एंड इसलिए ज्यादा कमिट नहीं कर सकते क्योंकि अभी ईद की छुट्टियां भी होंगी, बकरीद में आप लोग। मैंने रमजान में अभी देखा था सुबह की क्लासों में क्या आवाम आती थी। सितंबर की 3-4 तारीख से शुरू है, 5 से, हाँ 5 से। रमजान में हमने IS 41 कवर किया था, 21 था और 38। अब तक सर रेगुलर बेस में कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं? IFRS 8, IS 21, 38, SIC उसके साथ और IS 41, 4। $38 होगा, बाकी की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। सर क्या किसी टॉपिक में कोई चेंज है? नहीं सर कोई चेंज नहीं, बस मैंने आपको कहा ना कि IFRS 15 बड़ा सवाल अब आएगा और जो नीचे EPS आपको पढ़ना। इजाफी अगर समझेंगे EPS तो लाजमी हो गया, EPS के बगैर आप बच्चा पेपर में बैठेगा तो 8 नंबर तक का रिस्क लेगा। नहीं यहाँ पर 1 महीना बेटा। IFRS 15 इंशाल्लाह 8 क्लास है। EPS के बगैर गुजारा नहीं भाई। जी हम्माद बेटा, हम्माद का सर अच्छा पॉइंट है सर, क्योंकि ये फेयर वैल्यू थ्रू P&L इन्वेस्टमेंट आएगी करंट एसेट्स में। किस में आएगी? करंट एसेट्स। एग्जामिनर को आप जानते नहीं है भाई, अभी जो एग्जामिनर करेगा ना वो आपको लगेगा ज्यादा अच्छा। नहीं सर मैं आपको सच बताऊं ना, ये ICAP खुद परेशान है कि खास तौर पे अभी PRC में परेशान है। PRC में अकाउंटिंग का रिजल्ट ओवरऑल ICAP का 39% आया है। ICAP बोला है भैया क्या हो गया है ये? ICAP ने सारे इंस्टीट्यूट में भाई फेल कर दिया है। बोला यार या तो तुम लोग पढ़ा नहीं पाए हो या तो हमने कुछ बहुत ऊपर की चीजें पूछ ली है। 39% PRC में आप सोचिए। अब आपने अच्छे वक्तों में पास कर लिया FC। सही है सर। तो अब आप देखें ये 39% PRC में, तुम लोग सोचो कि ऐसा क्या पूछ रहा है वो शख्स। सर कर लिया हमने कॉपी। ये हमने किसके एक्सट्रैक्ट बनाए? फेयर वैल्यू P&L।
चले सर इसके पार्ट बी पे जाएंगे। सवाल है सर करंट एसेट में, देखें शॉर्ट टर्म है ना, हमें पहले पार्ट में हमने करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट इसलिए रखी है, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि 12 महीने से पहले पहले। अब सर इसके पार्ट बी पे आऊंगा, सबकी तवज्जो इधर मेरा बच्चा, इसके पार्ट बी पे हमने कहा सर पार्ट बी पे आए फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, उसमें क्या होगा सर इसके पार्ट बी पे जब हम आएंगे तो हमने कहा मैं यहीं पे सी, ये कॉपी कर लिया आपने, यहीं पे बना दें हम पार्ट बी की एंट्रियां भी। चले सर मुझे बताएं फेयर वैल्यू ओसीआई में इन्वेस्टमेंट कितने से आएगी? सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या कर देते हैं ओसीआई वाले मॉडल में? कैपिटलाइज का मतलब क्या है? एसिड की 80 + 280। अब आप पेपर में बताए क्या करते हैं, एग्जामिनर कहता है ये हरकत है, ये कहता है, बोलता है यार ये था, दो तरह के बच्चे दो काम करता है, या तो 82,000 है ना, इस 82,000 की अलग वर्किंग बनाएगा, वर्किंग 1 लिखेगा इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बोला या दूसरा लिखेगा ही नहीं, बीच का रास्ता भाई 80 + 2 80। यूं आपने बता देना है नीचे ब्रैकेट में वर्किंग करके, कुछ बुरा नहीं लगता, यकीन माने उसको। सही है सर? सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहां पे एक्सपेंस आउट करूंगा? नहीं सर नहीं करूंगा। फिर आगे आया डिविडेंड की यही एंट्री बनाऊंगा? सर डिविडेंड यहां पर भी इसी यहीं पे जाएगा? यस सर, डिविडेंड याद रखें चाहे पीएनएल मॉडल हो चाहे इधर ही जाएगा। फिर आखिरी एंट्री पे आऊंगा सर, आखिरी एंट्री सबकी तवज्जो इधर नौजवानों, कॉपी कोई नहीं करेगा। 31 दिसंबर पे हम आए, अब आपने देखा है आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 20,000 शेयर थे, हाँ जी 20,000 ही शेयर थे ना सर। वैल्यू कितनी है? 1,10,000 अब वैल्यू हो गई। आपकी बुक्स में कितने पे है? तो अगर आप ये 82,000 माइनस कर दें तो हमने कहा 28,000 का गेन आया। इन्वेस्टमेंट आपने डेबिट की 28,000 से, क्रेडिट क्या करोगे? ओसीआई 28,000 से, कॉपी नहीं करना सर। यहां पर इन्वेस्टमेंट कितने से जाएगी? 82 से आपने पहले रिकॉर्ड की और फिर 1,10,000। डिविडेंड उसी अमाउंट से, डिविडेंड दोनों केसेस में पीएनएल। अब ओसीआई में देख लो फेयर वैल्यू गेन, यहां पे मैंने ओसीआई नहीं लिखा, ये पीएनएल में ही चल रहा है। यहां पर ओसीआई की एक्सट्रैक्ट मांगे, अलग से हेडिंग डालनी है। फेयर वैल्यू गेन कितना? 28,000। अब सुन ले सर, इस सवाल का लिखेंगे लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम क्या होता है? जो लोग पहली दफा मुझसे पढ़ रहे हैं, हर सवाल में हर चीज देखने वाली नहीं होती। पेपर में आपको पता हो आखिरी दिन रिवीजन करते हुए कि किस सवाल में किस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सवाल हमें क्या सिखा रहा है, ये सवाल हमें सिखा रहा है। इसका लर्निंग आउटकम लिखें, एक्सट्रैक्ट्स इन केस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। एक्सट्रैक्ट्स इन केस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। जब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होंगे तो एक्सट्रैक्ट्स हमें कैसे करने होंगे? शॉर्ट टर्म भी हो सकती है बेटा, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। मुबश्शिर फॉरगिवेबल लोन, लेकिन वो आपके यहाँ पर, हाँ वो सिलेबस में नहीं है, इसमें नहीं है सर। सही है, बड़े होकर जब आप पढ़ेंगे ना। करंट एसेट इसलिए कि हम फौरन बेच देंगे ना जहांगीर। चले सर क्विकली
क्या ये हमें क्लियर हो गया? पक्की बात है, हर क्लास के एंड में रिवाइज होगा और हर क्लास के शुरू में भी, क्योंकि आप भूल जाते हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरी के लिए या तो लाइबिलिटी या तो। अब हमने कहा अच्छा भाई फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं? उसने हमें कहा फाइनेंशियल एसेट कैश हो गया, शेयर्स हो गए, हर किस्म का फाइनेंशियल लाइबिलिटी, हर किस्म का। फिर हमने कहा स्टैंडर्ड को हम 3 हिस्सों में तोड़ लेंगे। अभी हमने सिर्फ पहला हिस्सा शुरू किया, इक्विटी। फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इसने कहा 2 तरीके से रख सकते हो, फेयर वैल्यू पीएनएल, फेयर वैल्यू ओसीआई। हमने कहा फर्क क्या? इसने कहा फर्क ये है कि एक में गेन लॉस पीएनएल में जाएगा, एक में गेन लॉस ओसीआई में जाएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक में एक्सपेंस आउट होगी, दूसरे में ओसीआई में कैपिटलाइज। हमने कहा ठीक है। फिर इसने कहा कि भैया याद रखना ओसीआई एक बंद गली है, एक मर्तबा तेरी गली में किसी काम से गए, फिर हर एक दफा गए तो वापसी नहीं आ सकते। सही है सर? शॉर्ट टर्म है तो पीएनएल में ही क्लासिफाई करना है, लॉन्ग टर्म में क्या है? ऑप्शन है या तो पीएनएल या तो ओसीआई, दोनों में से। सर टाइम टेबल हमारा फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। हमारी क्लास कब होती थी सर? रमजान से पहले, जिनको याद भी होगा। ट्यूसडे यही टाइम, थर्सडे भी यही टाइम होगा आपका। सही है सर? फ्राइडे 3 बजे से शुरू कर देते हैं हम, और सैटरडे भी अब क्लास दोपहर में लग रही है सर, क्योंकि सुबह मैंने देख लिया आप लोग बड़े हो गए तो आप लोगों की नींदें ज्यादा है ना, तो सैटरडे भी इंशाल्लाह दोपहर में होगी। अब सर हम थर्सडे को मिलेंगे। कंपनी लॉ का भी एक छोटा सा पोर्शन मैं पढ़ा रहा हूं, तो इंशाल्लाह कंपनी लॉ की क्लास कल से शुरू हो रही है, वो आप देख लीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे अल्लाह के हुक्म से थर्सडे को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।